हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर के बारे में बात करेंगे, जिस लेक्चर में हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर हमारे पास किसके लिए रहेगा? जो हमारा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स के बारे में बात करेंगे, जो हमारा पेपर आया था 2024 में। ठीक है ना? तो इसमें हमारी 3 सीरीज आती हैं। एक है हमारा एक्स, दूसरा है वाई और तीसरा है जेड। तो इस वाले वीडियो में हम लोग एक्स सीरीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, यहाँ से आप लोग नोट कर सकते हैं कि जितने भी MCQs आते हैं, ठीक है ना, MCQs जितने भी आते हैं, यानी कि 20 MCQs पूछे जाते हैं हमसे, तो वो 20 MCQs कहाँ से आते हैं उनके बारे में आप लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा। दूसरी बात, आप लोग यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन द सेंस हमारे पास कौन से क्वेश्चंस हमारे 2 मार्क्स के आते हैं, ठीक है, कौन से क्वेश्चंस हमारे 3 मार्क्स के आते हैं और कौन से क्वेश्चंस हमारे पास 4 मार्क्स के आते हैं। तो हमारे इतने ही होते हैं, यानी कि सेक्शन ए में हमारा MCQ रहता है, सेक्शन बी में हमारे पास 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, फिर 3 मार्क्स के सेक्शन सी में, और सेक्शन डी में हमारे पास 4 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। अब ये क्वेश्चंस किस वाले चैप्टर से ज़्यादा लिए जाते हैं उसका आइडिया भी आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा, बेसिक आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस आइडिया से आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क कर सकते हैं। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क कर सकते हैं कि हमारे क्वेश्चंस कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, यहां से बता सकते हैं। और आप लोगों को एक गेस मिल जाएगा कि जिस गेस के थ्रू आप लोग वो वाले क्वेश्चंस को प्रिपेयर करेंगे, ताकि आप लोग एग्जाम में गुड स्कोर कर सकें। ठीक है, एक गेस आपका प्रोवाइड हो जाएगा यहां से। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करके हम लोग इस पेपर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एक्स सीरीज में जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया था, इसमें हमारे पास आप लोग देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज एन इरेशनल नंबर, यानी कि यहाँ पर नंबर्स कुछ दिए गए हैं। इन नंबर्स में हमें बताना है इरेशनल नंबर कौन सा है हमारा। देखिए इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा, इरेशनल हमारे पास होते हैं वो वाले नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना तो टर्मिनेट हो ना तो रिपीट हो, ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। अब यहां से आप लोग मुझे बताएं इरेशनल नंबर कौन है। देखिए ये टर्मिनेट हो रहा है तो ये इरेशनल नहीं है, ये कौन सा है हमारा, ये इरेशनल है। ये हमारे पास आप लोग देख सकते हैं ये वाला क्या है, इरेशनल है। तो ये ऑप्शन तो आएगा नहीं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इरेशनल नंबर प्रेजेंट है। तो हमारा पार्ट बी जो है दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। आप लोग देख सकते हैं 0.20 फिर 220, कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है और ना ही टर्मिनेट हो रहा है, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल। तो ये ऑप्शन हमारा इस वाले क्वेश्चन के लिए सही रहेगा। ठीक है, ये रहा हमारा इरेशनल नंबर। अब सेकेंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस के लिए आप लोगों ने क्या पढ़ा था, -b डिवाइडेड बाय a। याद है आप लोगों को कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, -b बाय a। देखिए -b का वैल्यू क्या है, यहाँ पर b का वैल्यू है 8। ठीक है ना, ये हमारा 8 है, तो b का वैल्यू है हमारा 8। देखिए यहाँ से आ जाएगा -8 b का वैल्यू, और उसके बाद हमारे पास a का वैल्यू, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो कितना है हमारा 2। तो माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस, तो रहेगा 8/2 और 8/2 हमारा होता है 4। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए आंसर क्या रहेगा हमारा, पार्ट सी। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं 2x + 3y -9 = 0, और दूसरी इक्वेशन है 4x + 6y - 18 = 0। ठीक है ना, ये इक्वेशंस है हमारे पास। तो इन ये वाली इक्वेशंस कंसिस्टेंट है, पैरेलल है या इंटरसेक्टिंग है, ये बताना है। तो आपको ऑलरेडी पता है कि अगर हम लोग कोइंसिडेंट की बात करें तो इसमें सोल्यूशन क्या रहता है, इसमें होता है हमारा a1 / a2 = b1 / b2 = c1 / c2, है ना। और पैरेलल
पैरेलल की बात करें तो पैरेलल में क्या रहता है हमारे पास, a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2। और तीसरे हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, तो इंटरसेक्टिंग में क्या होता है, यानी कि इंटरसेक्टिंग की अगर हम बात करें जिसमें हम लोग बोलते थे यूनिक सोल्यूशन है, तो a1 डिवाइड बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2। अब देखिए a1 a2 सब आपके पास गिवन है, तो आप लोग देख सकते हैं, पहले अगर हम लोग देखें a1 का वैल्यू कितना है हमारा, तो a1 का वैल्यू 2 है, b1 का वैल्यू 3 है और ये हमारा c1 है। इसी तरह से ये वाला a2, ये b2, ये हमारा c2। अब यहां से आप लोग करें, देखिए a1 डिवाइड बाई a2 तो क्या आ जाएगा हमारा, वो आएगा 2 डिवाइड बाई 4। उसके बाद b1 डिवाइड बाई b2 कितना है, 3/6। c1 डिवाइड बाई c2 कितना है, -9 डिवाइड बाई 18, -18। ठीक है, अब देखिए यहां से कर सकते हैं आप लोग, 2 1 2 2 2 हो गया 4, तो 2 1 2 2 2 4, तो यहां से आया 1/2, 3 1 3 3 2 4, यहां से भी आया 1/2। यहां से देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 9 1 9 9 2 18। ठीक है, तो यहां से भी 1/2, तो तीनों हमारे इक्वल हैं, तो सोल्यूशन जो रहेगा वो कौन सा होगा, कोइंसिडेंट। ठीक है, ये वाला सोल्यूशन होगा। ठीक है ना, यानी कि a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू होगा b1 डिवाइड बाई b2 इज इक्वल टू होगा c1 डिवाइड बाई c2। ये हमारे पास इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन रहेगा, यानी कि जो लाइन्स हमारे पास रहेंगी वो क्या होंगी, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब होता है लाइन्स एक दूसरे के ऊपर हैं, यानी कि अगर ये लाइन L1 है और इसी के ऊपर लाइन L2 भी है। ठीक है, इसी तरह से पैरेलल हमारे पास ये वाला कंडीशन रहता है, इसमें कोई भी सोल्यूशन नहीं होता, और इंटरसेक्टिंग मतलब लाइन्स एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सोल्यूशन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसमें बताया गया है 35th टर्म ऑफ द AP। यहाँ पर हमारे पास AP गिवन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, यूनिट 4 आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, 4th 5th यूनिट है। तो इसमें हमारे पास क्या है, हमारे पास AP है, हमें बताना है 35th टर्म क्या होगी। तो देखिए आप लोगों के पास पहली टर्म तो गिवन है, पहली टर्म तो गिवन है, तो a का वैल्यू कितना है, 21। उसके बाद आपके पास d कॉमन डिफरेंस, तो वो क्या होता है, a2 माइनस a1, तो 18 माइनस 21 करेंगे तो -3। उसके बाद क्या है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास ये दो टर्म्स हैं, हमें 35th टर्म बतानी है। तो 35th टर्म कैसे बताएंगे, देखिए nth टर्म के लिए आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, पढ़ा है ना ये वाला। तो यहाँ से आप लोग n का वैल्यू कितना कर देंगे, n का वैल्यू कर देंगे 35, तो ये कितना बन जाएगा 35th टर्म, तो a35 ये बन जाएगा। a35 का वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू 21 प्लस n माइनस 1, तो 35 माइनस 1 करेंगे तो वो आ जाएगा 34, इंटू क्या करेंगे d, तो d का वैल्यू कितना है -3, ये हम लोग करेंगे। और उसके बाद देखिए 21 प्लस इंटू माइनस हो गया माइनस, तो उसके बाद हम लोग यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई किसको करेंगे, 34 को करेंगे 3 के साथ, तो आंसर रहेगा 102। तो 21 माइनस 102 वो रहेगा -81। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया था आपसे, cot 30 इज इक्वल टू, cot 30 इसमें से किस वाले रेशो के इक्वल है। तो अब आप लोग पहले बता सकते हैं cot 30 का वैल्यू क्या है। ठीक है, cot 30 किसके इक्वल होता है, तो cot 30 इज एक्चुअली स्क्वायर रूट ऑफ 3, cot 30 इज एक्चुअली स्क्वायर रूट ऑफ 3। और इसी तरह से अगर हम लोग tan 60 की बात करें, tan 60 की बात करें, वो भी क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो कहाँ पर ये दोनों इक्वल होते हैं, तो cot 30 होता है tan 60 के इक्वल, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो 6 में क्या पूछा गया है, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड, यानी कि डिस्टेंस है पॉइंट की, कहाँ से, एक्स एक्सिस से। तो आप लोग ये समझ सकते हैं, ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस। ठीक है, ये हमारे पास दो एक्सिस हैं, यहाँ पर एक पॉइंट है ना पॉइंट, तो इस पॉइंट की डिस्टेंस रहती है वाई एक्सिस से भी और एक्स एक्सिस से भी। जो वाई एक्सिस से डिस्टेंस रहेगी, यानी कि जो यहाँ से डिस्टेंस रहेगी, ये होता है कौन सा कोऑर्डिनेट, ये होता है एक्स कोऑर्डिनेट। और जो हमारे पास एक्स एक्सिस से डिस्टेंस रहती है वो कौन सा होता है, वो होता है हमारा वाई कोऑर्डिनेट। तो देखिए इसने वही बताया है, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस से जो पॉइंट पी की डिस्टेंस है, ये पॉइंट पी मान लें,
एक्स एक्सिस डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो होता है वाई कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। पहले यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट को बोलते हैं एब्सिसा और वाई कोऑर्डिनेट को बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो ऑर्डिनेट हमारा सही ऑप्शन इस वाले क्वेश्चन के लिए आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। इसमें बताया गया है HCF क्या होगा। देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो सीधे भी आप लोग यहाँ से बता सकते हैं कि 7 हमारे पास प्राइम नंबर है, 7 को लिख सकते हैं 1 × 7। 28 हमारे पास, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो आ जाएगा 2 × 2 × 7, ठीक है ना। 2 2 4, 4 7 हो गया हमारा 28। अब देखिए यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर आ रहा है दोनों में, वो क्या है हमारा, वो आ रहा है हमारे पास 7। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें क्या आया, जो HCF होगा वो होगा हमारा 7। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर 3, ठीक है, पार्ट सी हमारा आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें बताया गया है जो प्रोबेबिलिटी है हमारे पास, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन टुमारो इज। देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट ई की और प्लस हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट ई, वो किसके इक्वल होता है, वो होता है 1 के इक्वल, ठीक है। तो अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट ई वो किसके इक्वल होगा, 1, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इस साइड में जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई हो गया ये। अब देखिए इसने बताया रेन होने के चांसेस, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई कितना है, 0.8, तो ये होगा 1 - 0.85 है ना ये वाला। तो क्या होगा, यहाँ से निकलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट ई, यानी कि नॉट विल रेन टुमारो। तो 1 में से सब्ट्रैक्ट ये कर दें तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास 0.15। तो 0.15 हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। तो 0.15 कोई है नहीं है, तो इट मीन्स नन ऑफ दीज हमारे पास इस वाले क्वेश्चन के लिए आंसर रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है वॉल्यूम ऑफ कून इज, कून का वॉल्यूम बताना है। तो फार्मूला क्या है वॉल्यूम ऑफ कून के लिए, दैट इज एक्चुअली 1/3 πr² h, 1/3 πr² h। ये है हमारे पास किसका फार्मूला, वॉल्यूम ऑफ कून के लिए। जो पहला वाला फार्मूला ये किसके लिए है, ये है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वो होता है πr² h, और इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है तो ये भी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ही है, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा हमारा करेक्ट रहेगा, पार्ट नंबर बी। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। इसमें पूछा गया है डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो डिस्क्रिमिनेंट जो आपके पास होता है दैट इज एक्चुअली b² - 4ac, दिस इज कॉल्ड एज डिस्क्रिमिनेंट, यही डिफाइन करना है। तो देखिए b का वैल्यू कितना है, b इज एक्चुअली कोफिशिएंट ऑफ x, और कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पर कितना है, -2√6। तो यहाँ पर आएगा -2√6, इसका क्या बन जाएगा, स्क्वायर हो गया b² - 4ac, 4a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 3, और c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू है 2। तो यहाँ से क्या करेंगे, देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे, माइनस तो खत्म होगा, 2 का स्क्वायर हो गया 4, और 6 का स्क्वायर रूट हो गया कैंसिल, तो क्या रहेगा वो 6, -4 3 हो गया 12, और 12 2 हो गया 24। उसके बाद 6 4 करेंगे तो 24 - 24, तो आंसर विल बी 0। इट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा हमारा, डिस्क्रिमिनेंट हमारा होगा 0, हो गया ये वाला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है आपसे प्राइम फैक्टराइजेशन 1771 इज। तो ये बोल रहा है ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है, लेकिन अगर हम लोग 7 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 13 के साथ, तो आंसर कितना आएगा, 1001, ठीक है। तो इट मीन्स ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, क्योंकि फैक्टर्स तो इक्वल होने चाहिए। तो हम लोग बोलेंगे ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, फॉल्स है, ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। इसमें क्या बताया गया है, द सम ऑफ फर्स्ट 51 पॉजिटिव इंटीजर्स इज। सम करना है किनका, फर्स्ट 51 पॉजिटिव इंटीजर्स का। तो फर्स्ट 51 पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से हैं, वो हो गया 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, ठीक है। 51 का करना है, तो इट मीन्स लास्ट पर हमारा 51, इनका सम करना है। तो सम के लिए ऑलरेडी आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, SN = n/2 इंटू क्या होता है 2a + n - 1 इंटू डी भी लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं a + an, यानी कि a + an, या आप लोगों ने लिखा होगा a + l लास्ट टर्म। तो यहाँ से लास्ट टर्म गिवन है इसलिए मैंने ये लिखा। तो 51 टर्म इसका निकालना है, तो ये बनेगा 51 / 2 इंटू a टर्म कौन सी है 1, और लास्ट टर्म कौन सी है 51। तो अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई कर यहाँ से ऐड कर देंगे, तो 51 / 2 इंटू 51 + 1 हो गया 52, ठीक है। तो 2 1 2 करेंगे 2 26 होता है हमारा 52। तो
तो 51 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, दैट इज़ 1326, 1326। तो इस वाले के लिए ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारे पास, इसने बताया है -0.5 कैन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, क्या किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी इतनी हो सकती है। तो ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा है कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट ई की लेस आर इक्वल टू होता है 1 से और ग्रेटर आर इक्वल टू होता है 0 से, ये दो वैल्यूज में लाई करता है और इट मीन्स ये क्या है हमारा, ये हमारा पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। तो क्या प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो सकती है, तो आंसर इज नो। तो इट मीन्स ये वाला स्टेटमेंट क्या है, ये है फॉल्स हमारा, ठीक है, ये फॉल्स रहेगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। इसमें बताया गया है ऑल सर्कल्स आर डैश डैश, तो सारे सर्कल्स क्या होते हैं। तो सर्कल्स की अगर हम बात करें तो सर्कल आप लोग देखिए, सर्कल्स की अगर हम बात करें, ये मैंने एक सर्कल बना दिया, ये मैंने एक और सर्कल बना दिया, ठीक है, ये हमारा एक और सर्कल है, दो सर्कल्स मैंने बना दिए। तो इन सर्कल्स में आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास रेडियसेस डिफरेंट है, यहाँ पर रेडियस कुछ है, यहाँ पर रेडियस कुछ है, ठीक है ना, यहाँ पर रेडियस एक जगह ज़्यादा है, एक जगह पर कम है। तो आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं कॉन्ग्रुएंट वो वाली चीज़ें होती हैं जिनका शेप और साइज सेम हो, ठीक है ना, यानी कि शेप भी हो और क्या हो, और है हमारे पास साइज, ठीक है, ये दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए। लेकिन इन दो फिगर्स में क्या है, शेप तो सेम है लेकिन साइज सेम नहीं है। तो सिमिलर फिगर्स की अगर हम बात करें तो ये दोनों हमारे पास क्या है, सिमिलर, एक जैसी दिख रही हैं। और जब हम लोगों ने रेडियस काम किया है तो शेप फिर भी वही है, ठीक है ना। तो सारे सर्कल्स क्या होते हैं हमारे पास, सारे सर्कल्स सिमिलर होते हैं, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। द नंबर ऑफ टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। तो एक सर्कल आप लोग यहाँ पर मान लें, ये एक सर्कल है हमारे पास, ठीक है, ये एक सर्कल है। इस सर्कल पर हम लोग टेंजेंट्स को ड्रा करना है एक्सटीरियर पॉइंट से, ये एक एक्सटीरियर पॉइंट मान लिया मैंने, ये पॉइंट पी है, ठीक है। तो कितने टेंजेंट्स को हम लोग ड्रा कर सकते हैं, तो एक्सटीरियर पॉइंट से सिर्फ हम लोग एक सर्कल पर दो टेंजेंट्स ही ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये होगा हमारा और दूसरा ये वाला होगा, ठीक है, ये दो टेंजेंट्स ही ड्रा कर सकते हैं। तो हमारे पास आंसर क्या रहेगा इस वाले क्वेश्चन के लिए, तो आंसर रहेगा, हम लोग बता सकते हैं ओनली 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, ओनली 2 टेंजेंट्स, ठीक है, टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, ठीक है, 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। और ये दोनों टेंजेंट्स इक्वल होते हैं। सपोज हम लोगों ने क्वेश्चंस आएंगे हमारे, अगर ये हमारा टी है और ये हमारा क्यू है, तो यहाँ से टी पी जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो पी क्यू के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये ऑलरेडी प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। 16 में क्या बताया गया है, राइट फार्मूला फॉर सम टू n टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी कि n टर्म्स का सम हम लोग कैसे फाइंड करते हैं एपी में। तो आप लोग देख सकते हैं ज़्यादा क्वेश्चंस हमारे जो ऑब्जेक्टिव हैं वो ज़्यादा पूछे गए हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। तो सम का फार्मूला क्या है, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये आप लोग आंसर इसमें बताएंगे। अगर आपसे पूछता कि अगर n टर्म गिवन है, अगर nth टर्म इज गिवन, तो यहां से मैं लिख देता हूं इसमें थोड़ी सी और मॉडिफिकेशन, इफ nth टर्म इज गिवन, अगर nth टर्म गिवन होगी तो फार्मूला क्या बनेगा, तब फार्मूला बनेगा Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस an, या तो आप लोग l लिखें तो उसका फार्मूला ये बन जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं, सॉरी 17 की। तो 17 में क्या बताया है, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2 इज सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। कब होगा सोल्यूशन, यानी कि अगर ये वैल्यूज लगा देंगे और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तब सोल्यूशन होगा। तो लगा दें यहाँ पर y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू है 2, तो मैंने लिखा 2 माइनस 2 इंटू x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू है 0। तो यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं, देखिए 2 माइनस 2 इंटू 0 क्या हो गया, 0, तो 2 माइनस 0 आंसर विल बी 2। लेकिन राइट साइड में हमारा क्या है, -2, तो इट मीन्स ये हमारा फॉल्स है, ये सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है, ये फॉल्स रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। इसमें बताया गया है द वैल्यू ऑफ cos A एक्सीड्स 1, cos A का वैल्यू एक्सीड करता है 1 से, तो आंसर इज फॉल्स। आंसर क्या है, फॉल्स। पहली बात, आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तो देख लिया होगा, वहाँ पर वैल्यू जो है cos का दैट इज फ्रॉम 0 to 1, ठीक है, 0 to 1। और अगर आप लोग क्लास 11th और 12th की बात करेंगे, 11th 12th की बात करेंगे, तो वहाँ पर आप लोग देखेंगे टेबल वो हमारा 360 तक है, ठीक है। वहाँ पर अगर cos ऑफ थीटा की बात करें, ठीक है, cos ऑफ थीटा की बात करें, वो किस में लाई करता है, -1 के ग्रेटर होगा या इक्वल होगा और लेस होगा किसे, 1 से। इन दो वैल्यूज में हमारा cos लाई करता
करता है तो एक्सीड 1 तो नहीं हो सकता, ठीक है ना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसमें इट मीन्स ये वाला क्या रहेगा हमारा, ये फॉल्स रहेगा। उसके बाद बताया गया है कि साइन स्क्वायर ए को क्या ऐड करें ताकि ये 1 बन जाए। तो ऑलरेडी पढ़ा है आप लोगों ने आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पर लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए, वो किसके इक्वल आ जाएगा 1, और ए जो है हमारा वो क्या होना चाहिए, वो एक्यूट एंगल होना चाहिए। इट मीन्स द एंगल विच लाइज बिटवीन 0 एंड 90। हो गया ये वाला। उसमें नेक्स्ट कर लेते हैं बात क्वेश्चन नंबर 19 की। 19 में बताया गया है कैलकुलेट मीन ऑफ फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स आप लोगों को तो पता होंगे, ठीक है। आई होप, मैं समझता हूं कि प्राइम नंबर्स तो पता होने चाहिए एटलीस्ट पहले 6। तो ये हमारे पास है 2 प्राइम नंबर है, 3 है प्राइम नंबर, 5 है प्राइम नंबर, ठीक है। इसी तरह से 7 है प्राइम नंबर हमारा, 11 है प्राइम नंबर, 13 है प्राइम नंबर, ठीक है। उसके बाद 17 है हमारा प्राइम नंबर, 19 है हमारा प्राइम नंबर, तो ये 23 हमारा प्राइम नंबर, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। देखिए इसने पहले 6 की बात की थी तो मैंने पहले 6 लिख दिए। उसके बाद मीन निकालना है। तो मीन क्या होता है, मीन होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो सम करेंगे इनको, तो देखिए 2 + 3 हो गया 5, 5 + 5 हो गया 10, 10 + 7 हो गया 17, 17 + 11 हो गया 28, 28 + 13 हो गया 41, डिवाइड बाय कितने हैं, 6 हैं। तो 41 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे 6 से तो आंसर विल बी 6.83, आंसर विल बी 6.83। तो ये इनका क्या आ जाएगा, ये मीन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। लास्ट क्वेश्चन है हमारा जो सीरीज, जो हमारा सेक्शन ए है इसका जो ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। वो क्या पूछा गया था, वो पूछा गया था राइट द फार्मूला फॉर क्लास मार्क ऑफ ग्रुप डाटा। तो आप लोगों ने क्लास मार्क यानी कि स्टैटिस्टिक्स वाले यूनिट से क्वेश्चन है, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन है। क्लास मार्क्स के लिए हम लोग सिंबल लिखते हैं xi, ठीक है। xi को कैसे फाइंड करते हैं, तो आप लोगों ने लिखा होगा वहाँ पर अपर लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो ये फॉर्मूला रहता है। आप लोग वहाँ पर एग्जाम में पूरा लिखेंगे, ठीक है, वहाँ पर लिखेंगे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, ठीक है, लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास आंसर रहेगा क्लास मार्क के लिए। या तो आर में वहाँ पर क्वेश्चन आया था, आर में क्वेश्चन क्या आया था, अगर हमारा मीन होगा ये, मीडियन होगा ये, तो मोड के बारे में बताना है, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला एक ऑलरेडी आपकी बुक में लिखा गया है, लास्ट वाले पेज में चेक कर लेना। मोड हमारा होता है 3 टाइम्स मीडियन, 3 टाइम्स मीडियन माइनस होता है 2 टाइम्स मोड, 2 टाइम्स मीन, ये वाला। तो ये बन जाएगा 3 टाइम्स मीडियन कितना है 15.73 माइनस 2 टाइम्स मीन कितना है हमारे पास 15.6। तो इनको अब यहाँ से इनका अगर सोल्यूशन फाइंड करें तो कितना आ जाएगा, मोड बन जाएगा हमारा कितना, देखिए 15.73 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो कितना हो जाएगा हमारा 47.19 माइनस उसके बाद 15.6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो वो रहेगा 31.2। तो सब्ट्रैक्शन कर दें, देखिए 47.19 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस करेंगे 31.2 तो आंसर क्या रहेगा 15.99। तो ये रहेगा हमारा मोड, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। तो ये हमारा सेक्शन जो फर्स्ट है ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद सेक्शन बी की, ठीक है, जिसमें हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। तो अब हम बात करते हैं सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी में अगर आप लोग देखें तो हमारे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सारे क्वेश्चंस हमारे 2 मार्क्स के हैं, ठीक है ना, यानी कि 2 मार्क्स का हमारा हर एक क्वेश्चन है। तो 2 मार्क्स में जो हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसमें देखिए इक्वेशंस क्या क्या हैं हमारे पास। तो एक इक्वेशन है हमारी 3x - 5y -4 = 0। तो इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट रखते हैं। और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 9x = 2y + 7, ठीक है, ये इक्वेशन सेकेंड। तो इस वाली इक्वेशन का नाम देता हूं मैं इक्वेशन सेकेंड। अब इसके बाद क्या करेंगे आप लोग, देखिए इस वाली इक्वेशन में आप लोग किसी भी एक इक्वेशन को कंसिडर करेंगे और एक वैल्यू फाइंड करेंगे। सपोज मैंने यहाँ से इक्वेशन सेकेंड को लिया
मैंने लिखा यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना, इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट से मैंने क्या किया, 9x जो हमारे पास है 2y + 7, तो x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू होगा 2y + 7 और ये 9 जाएगा डिवाइड में, तो 9 गया डिवाइड में, इस इक्वेशन का नाम दे दें इक्वेशन थर्ड, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर दें इक्वेशन थर्ड को, किस में, फर्स्ट में, क्योंकि सेकंड से निकाली है तो फर्स्ट में हम लोग डाल देंगे। सब्स्टिट्यूट इक्वेशन हम लोग यहाँ पर करेंगे इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए 5x की जगह क्या लिखेंगे 2y + 7 और डिवाइड में हमारे पास 9 और उसके बाद -5y -4 = 0। उसके बाद देखिए यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं 5 को 2y और 7 के साथ, तो वो क्या बन जाएगा हमारा, तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ इस वाले साइड में, इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है, ये वाले साइड में मैं लिख देता हूँ। तो अब देखिए अब हमारे पास क्या आया, तो मैं लिख सकता हूँ, यानी कि 5 को जब 2y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 10y और प्लस 5 7 = 35, ठीक है। डिवाइड में हमारे पास क्या है, डिवाइड में हमारे पास 9 है, तो 9 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 9 5 = 45, तो बन जाएगा 45y -9 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 36। डिवाइड में 9 आ जाएगा, उस 9 को आप लोग राइट साइड में शिफ्ट कर दें तो मल्टीप्लाई 0 के साथ हो जाएगा, तो वो पूरा 0 बन जाएगा। अब देखिए 10y - 45y तो रहा -35y, ठीक है, और उसके बाद 35 प्लस है और 36 माइनस है, तो कितना रहा -1 = क्या आ जाएगा हमारा, = 0। उसके बाद क्या करेंगे आप लोग, तो यहाँ से देखिए हमारे पास आ जाएगा -35y -1 को इस साइड में ट्रांसफर कर दें तो वो बन जाएगा +1 और y का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाय -35, ठीक है, ये y का वैल्यू आ गया। अब इस वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में सब्स्टिट्यूट कर दें तो x का वैल्यू आ जाएगा। तो इसमें क्या कर देता हूँ मैं, देखिए सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, ठीक है ना, थर्ड, तो क्या आ जाएगा हमारा, देखिए तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या होगा, x = क्या है 2y की जगह क्या लिखेंगे 1 डिवाइड बाय -35 और फिर साथ में आ जाएगा +7 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो आ जाएगा 2, यानी कि हमारा एक तो बन जाएगा 2, 35 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो बन जाएगा प्लस इंटू माइनस हो गया माइनस। तो क्या करेंगे अब 35 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 35 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब 35 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या रहेगा 245, ठीक है, ये 2 हमारा पॉजिटिव है। और डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारे पास, 9 को 35 को के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो 9 को हम लोग अब 35 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो गया 315, ठीक है, 315। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 40y-2 करेंगे तो वो रहेगा 43, तो -243। और डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा यहाँ से कितना, डिवाइड में हमारे पास 9, ठीक है, वो होगा माइनस वाला एक्चुअल में, ये -35 × 9 इज -315, तो -9 आ जाएगा, सॉरी -315 आ जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल कर दें तो हमारे पास क्या रहेगा, 2 + 4 = 6 + 3 9, तो 3 से हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से 3 से कैंसिलेशन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से, देखिए 3 से कर देते हैं, 3 1 = 3 0 और 3 5 = 15। उसके बाद ये वाला क्या आ जाएगा, 3 से करेंगे तो 3 8 = 24, उसके बाद 3 1 = 3, और यहाँ से अगर हम लोग करेंगे तो वो बन जाएगा 3 3 = 9 और 3 5 = 15, और यहाँ से करेंगे तो 3 2 = 6, यहाँ पर 2 रहा, बन गया 21, 3 7 = 21। उसके बाद आंसर जो यहाँ से निकल के आ रहा है x का वैल्यू वो है 27 डिवाइडेड बाय 35। तो ये आंसर रहेगा हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y का, ठीक है, ये हमारा x और ये हमारा y, तो ये वाले वैल्यूज़ आ जाएंगे, ठीक है।
आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन कौन सा पूछा गया था। देखिए इसमें बताया गया था फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास कौन सी, 2x² प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0 है ना। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे आप लोग, स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म को। तो हमारे पास इक्वेशन है 2x² प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो स्प्लिट मिडिल टर्म कैसे करते हैं, यानी कि पहले a को c के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या बन जाएगा, 6 2 इज 12, और उसके बाद इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 6 ज़ा 12 और 2 3 ज़ा 6। तो फैक्टर्स को कंबाइन करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 और 3, तो इट मीन्स हमारा मिडिल टर्म आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 2x², उसके बाद प्लस में लिखूंगा 4x और फिर माइनस लिखा मैंने 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। यही आया था ना 4 और 3। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ से दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन 2x है, तो 2x कॉमन लिया तो यहाँ से क्या रहा x प्लस 4, और यहाँ से हमारे पास -3 कॉमन है तो x प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास, x प्लस 2। ठीक है, यहाँ पर भी आ जाएगा x प्लस 2, तो ये भी आ रहा है x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो दोनों में कॉमन फैक्टर है x प्लस 2, तो x प्लस 2 को कॉमन लिया, एक फैक्टर ये बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, 2 यहाँ पर बचेगा 2x और यहाँ पर -3, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो उसके बाद हम लोग क्या बता सकते हैं, आइदर या तो हमारा x प्लस 2 किसके इक्वल हो जाए, 0 के इक्वल, और 2x माइनस 3 किसके इक्वल हो जाए, 0 के इक्वल। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा -2 और यहाँ से x का वैल्यू अगर निकालेंगे वो कितना आ जाएगा, 3/2। तो ये हमारे पास यहाँ से सॉल्यूशंस आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। 23 में क्या बताया गया था कि हमारे पास सेक थीटा है 13/12। तो आप लोग देखें, जब भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आए तो आप लोग एक काम किया करें, आप लोग एक ट्रायंगल को बनाया करें। ठीक है, एक ट्रायंगल को बना देते हैं ये हमारे पास, और वो ट्रायंगल जो रहेगी वो होनी चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दी। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है हमारे पास, इसमें बताया गया है कि हमारे पास सेक थीटा गिवन है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं हमारे पास क्या है, सेक थीटा। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ, हमारे पास है सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12। अगर सेक हमारे पास 13/12 है तो कॉस कितना होगा, कॉस होगा सेक का उल्टा, यानी कि 12 डिवाइड बाई 13। ठीक है ना, और कॉस क्या होता है एक्चुअल में, कॉस इज कर्ली ब्लैक हियर, यानी कि बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने ले ली ए बी और सी। ठीक है, ए बी सी, राइट एंगल कहाँ पर है, बी पर, राइट एंगल हो गया बी पर। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, देखिए बेस हमारा क्या बन रहा है, तो पहले हमें एंगल लेना पड़ेगा। तो सपोज मैंने ये एंगल ले लिया थीटा। ठीक है, तो ये वाला बेस बन जाएगा। तो बेस कितना है हमारा, बेस 12 है और हाइपोटेन्यूज 13 है। तो पहले जो हमें यहाँ से फाइंड करना है वो करेंगे हम लोग परपेंडिकुलर। क्यों, क्योंकि इसने बताया है हमें बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चाहिए, तो उनको हम लोग तभी फाइंड कर सकते हैं जब हमें परपेंडिकुलर पता होगा। तो परपेंडिकुलर को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पीजीटी अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो मैं लिखूंगा अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, पीजीटी। ठीक है ना, ऑन कहाँ पर, ट्रायंगल ए बी सी में। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। देखिए 13 स्क्वायर हो गया 169, 12 स्क्वायर है 144, इसको शिफ्ट कर दें लेफ्ट साइड में तो बनेगा -144 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या रहेगा, 25 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, और परपेंडिकुलर किसके इक्वल रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो वो बन जाएगा 5। प्लस माइनस रहेंगे, लेकिन माइनस हमारे पास परपेंडिकुलर नहीं हो सकता, कोई भी ट्रायंगल का ऐसा साइड नहीं होगा जो माइनस में हो। ठीक है, तो ऐसी ट्रायंगल्स हम लोग फॉर्म नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन पर, तो हमें चाहिए बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हमारे पास सेक भी आया है, कॉस भी आया है। अब हमें कौन चाहिए, अब हमें चाहिए एक तो साइन। ठीक है ना, तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ, एक तो हमें साइन चाहिए। तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है, सम पीपल है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना निकला है, वो निकला है हमारा 5, तो वो आ जाएगा 5 डिवाइड बाय 13। ठीक है ना, कॉस निकला है ऑलरेडी, 10 निकालेंगे, 10 होता है 2 प्रेजेंट ब्यूटी, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर है 5, बेस है 12, तो हो गया ये आंसर भी। उसके बाद क्या है हमारे पास, नेक्स्ट कॉट होता है 10 का उल्टा, तो ये आएगा 12/5। उसके बाद क्या है हमारे पास, सेक, वो तो ऑलरेडी आ चुका है, और हम लोग निकालेंगे कॉसेक। कॉसेक किसके इक्वल होता है, साइन का उल्टा होता है, तो साइन क्या आया है 5/13, तो ये आ जाएगा 13/5। तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा इस वाले क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं
क्वेश्चन नंबर 24 की। इसमें क्या बताया गया है 24 में बताया गया है कि फाइंड करें आप लोग वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है ना, स्फीयर का। तो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होता है दैट इज एक्चुअली 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। उसके बाद इसने बताया है आर का वैल्यू कि आर हमारे पास है 3 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसके इक्वल आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वो बन जाएगा 4/3 पाई एज इट इज़, ठीक है। आर क्यूब बन जाएगा 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब, ठीक है ना। यहाँ से एक 3 और एक 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर रहेंगे 2 3। तो यहाँ पर क्या होगा 4, उसके बाद मल्टीप्लाई है पाई और मल्टीप्लाई है 3 का स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर मीनस 9। तो 9 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा 36 पाई। तो ये हमारे पास आंसर रहेगा इस वाले क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसका आर पार्ट पूछा गया था, आर पार्ट पूछा गया था, तो आर पार्ट को अच्छे से देख लें। देखिए आर पार्ट को कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ से लाइन ड्रा कर देता हूँ। तो आर पार्ट को मैं यहाँ पर इसका सोल्यूशन यहाँ से लिख देता हूँ, ठीक है। देखिए आर पार्ट में क्या बताया गया है, हमें कैलकुलेट कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो हमें निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल होता है। आई होप आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी और फार्मूलाज को याद भी किया होगा। तो जो हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का वो दैट इज़ 2πRh, ठीक है। अब देखिए आर का वैल्यू इसने बताया 2 है, एच का वैल्यू इसने बताया 7 है। तो आप लोग बता सकते हैं ना कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, तो वो आ जाएगा हमारे पास 2π एज इट इज़, आर का वैल्यू हम लोग कर देंगे 2 और एच का वैल्यू कर देंगे 7। वो क्या बन जाएगा 2 और 2 हो गया 4, 2 2 4, फिर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 7। तो 4 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा 28 पाई, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 सेक्शन बी के लिए, यानी कि ये क्वेश्चन भी हमारे पास 2 मार्क्स का रहेगा। इसमें बताया इसने कि आप लोग फाइंड करें वैल्यू ऑफ वाई का वैल्यू फाइंड करें फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज इक्वल टू 10 यूनिट्स, जिसमें हमारे पास डिस्टेंस गिवन है पी एंड क्यू के बारे में, ठीक है। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ऑलरेडी फार्मूला तो पढ़ा है आप लोगों ने, ठीक है। ये तो हमारे पास रिवीजन क्लास है। डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू कैसे निकालते हैं, वो रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ किसका, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। अगर स्क्वेयरिंग दोनों साइड से कर दें तो यहाँ पर रूट कैंसिल हो जाएगा और ये इस वाले साइड में स्क्वायर आ जाएगा। तो आप लोग लिख सकते हैं पी क्यू का स्क्वायर जो रहेगा वो होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया इतना। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आप लोग देखें ये हमारे पास आ गया x1, ये आ गया y1, ठीक है। ये वाला है x2 और ये है हमारा y2। अब वैल्यू सिंपली डाल दें और पी क्यू ऑलरेडी गिवन है वो कितना है 10। तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर करेंगे तो वो आ जाएगा 100 इज इक्वल टू x2 माइनस x1। तो 10 माइनस 2 कर देंगे तो 10 माइनस 2 कितना रहा 8, तो बन जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। तो y2 कितना है, y2 तो हमारे पास y है तो बनेगा y माइनस 3 है हमारे पास, तो माइनस इंटू माइनस बन जाएगा प्लस 3 का होल स्क्वायर। उसके बाद देखिए 100 है यहाँ पर अपनी जगह, 64 ये है 8 का स्क्वायर, तो ये लेफ्ट साइड में जाएगा तो बनेगा 100 माइनस 8 का स्क्वायर हो गया 64 इज इक्वल टू कितना बनेगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं 100 माइनस 64 करेंगे तो कितना रहेगा हमारा 36 बन जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो y प्लस 3 क्या रहेगा, देखिए स्क्वायर है इस साइड में तो उस साइड में चढ़ेगा रूट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बनेगा 36 का रूट करेंगे तो वो बन जाएगा y प्लस 3, ठीक है। 36 का रूट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा 6, तो 6 बनेगा प्लस और माइनस दोनों, ठीक है, इज इक्वल टू y प्लस 3। अब देखिए 3 को अब या तो एक बार आप हमारे पास दो वैल्यूज आ रहे हैं तो पहले मैं लेता हूँ 6 प्लस वाला इज इक्वल टू y प्लस 3 और दूसरी बार हम लोग लेंगे माइनस वाला, तो माइनस वाला 6 मैंने लिया इज इक्वल टू y प्लस 3। ये दो वैल्यूज़ आ रहे हैं तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 3 को ट्रांसफर कर दें लेफ्ट हैंड साइड में तो वो बन जाएगा माइनस, तो 6 माइनस 3 हो गया 3, तो y आ गया यहाँ से 3, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या है, यहाँ से पॉसिबल वैल्यू y का, तो 3 को शिफ्ट कर दें वो बनेगा -9, -3 और -6 हो गया -9 इज इक्वल टू y। तो y के दो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, एक है हमारे पास y का वैल्यू 3 और दूसरा है हमारे पास y का वैल्यू 9। आई होप ये अच्छे से आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा।
उसके बाद हमारे पास इसका आर पार्ट पूछा गया था क्वेश्चन का, तो मैं यहाँ से आर पार्ट पर आता हूँ। तो आर पार्ट में क्या बताया गया था, पहले मैं ये रब कर देता हूँ, तो किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकता है। तो देखिए अब क्या करते हैं हम लोग, अब हम लोग यहाँ से बात कर लेते हैं इसके आर पार्ट की। तो आर पार्ट में क्या बताया गया है कि हमारे पास जो यहाँ पर वैल्यूज़ हैं ये क्या हैं, आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये चेक करना है क्या ये वर्टिसेस हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की या नहीं है। तो इसके लिए एक ट्रायंगल बना देता हूँ मैं। ये देखिए ये हमारे पास एक ट्रायंगल आ गई, ठीक है, ये एक ट्रायंगल आ गई आपके पास। अब ये ट्रायंगल कब होगी आइसोसेलेस, ये आइसोसेलेस तब होगी जब इसके दो साइड्स क्या हो जाएंगे, दो साइड्स इक्वल हो जाएंगे। या आप ऐसे भी बता सकते हैं कि डिस्टेंस जो हमारे पास दो पॉइंट्स के दरमियान रहेगी, यानी कि अगर ये ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है, ठीक है। अगर हम लोग शो कर पाएँ कि जो हमारा ए बी है वो इक्वल हो जाए या तो ए सी के, या हमारा ए बी इक्वल हो जाए बी सी के, किसी भी एक कंडीशन को शो करें, ठीक है। तो ये ट्रायंगल क्या होगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल। यानी कि चाहे ये वाला साइड इक्वल दिखा दें इसके, या ये वाला साइड इक्वल दिखा दें इसके, कोई भी दिखा सकते हैं आप लोग। अब देखिए इसमें क्या हो सकता है, या तो आप दिखा सकते हैं कि ए सी हमारा क्या हो, ए सी हमारा बी सी हो, बी सी के इक्वल हो, कोई भी एक कंडीशन। तो इसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे, डिस्टेंस। तो देखिए ए के वर्टिसेस ऑलरेडी गिवन है, ए कितना है हमारे पास, ए इसने ऑलरेडी बताया है वो है 5, -2। बी हमारे पास कितना है, बी इसने बताया है 6, 4, और सी इसने बताया है हमारे पास है 7, -2। ये आ गया। उसके बाद क्या करेंगे आप लोग, उसके बाद यहाँ से अगर आप लोग देख लें तो पहले हम लोग निकालेंगे डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन किसके दरमियान में निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन ए बी, ठीक है, ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे। तो वो क्या आ जाएगा, तो ऑलरेडी फार्मूला तो आप लोग जानते हैं कि ए बी किसके इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये तो यहाँ से करेंगे, उसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए स्क्वायर रूट ऑफ x2 हमारा क्या आ जाएगा, तो a और b की बात हो रही है तो ये बन जाएगा x1, ठीक है, और ये बन जाएगा x2, उसके बाद ये y1 और ये वाला y2। अब देखिए हम लोग पहले कर देते हैं x2 - x1, तो 6 - 5, 6 - 5 का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 1 का स्क्वायर, 6 - 5 करेंगे तो 1, प्लस y2 - y1, y2 कितना है -2, y1 कितना है 4। तो अगर यहाँ से आप लोग देख लें तो -2 और -4 बन जाएगा -6, तो -6 का होल स्क्वायर करेंगे वो आ जाएगा 36, ठीक है ना, 36। तो 36 + 1 करेंगे तो वो कितना रहा 37, तो आ गया ए बी। अब दूसरी यहाँ से क्या निकालेंगे आप लोग, ये वाली लाइन ए सी निकालेंगे। तो हम लोग ए सी को निकाल देते हैं, डिस्टेंस बिटवीन ए सी, वो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 क्या आया अब 7 - 5 का होल स्क्वायर, वो हो गया 2 का स्क्वायर, 7 - 5 इज 2। उसके बाद हम लोग करेंगे -2 और फिर क्या आ जाएगा -2, तो -2 और -2 में अगर आप लोग देखें तो ये बन जाएगा -1 और दूसरा बन जाएगा प्लस, तो कैंसिल हो जाएंगे तो आ जाएगा 0, तो 0 का स्क्वायर, ठीक है ना। उसके बाद ए सी का वैल्यू क्या रहेगा, वो रहेगा 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो स्क्वायर रूट इसका, तो आंसर यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास ए सी में, देखिए 7 - 5 हो गया हमारा 2 का स्क्वायर, उसके बाद -2 -2, हाँ ठीक है, 0 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया ए सी 4। उसके बाद थर्ड हम लोग निकालते हैं बी सी, बी और सी, तो बी सी क्या आ जाएगा हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो 7 - 6 का होल स्क्वायर हो गया 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। प्लस क्या करेंगे हम लोग, देखिए -2 माइनस और -4, तो वो आ जाएगा हमारे पास -6 का होल स्क्वायर, -6 का होल स्क्वायर। तो देखिए 1 का स्क्वायर रहता है हमारे पास 1 ही, 6 का स्क्वायर हो गया 36, ठीक है ना, और इसका स्क्वायर रूट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 36 + 1 इज 37, तो स्क्वायर रूट ऑफ 37। देखिए BC और हमारा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एक तो BC भी हमारे पास क्या आया, BC हमारे पास आया 37, और दूसरा हमारे पास वैल्यू कौन आया AB, वो भी आया स्क्वायर रूट ऑफ 37। तो इट मीन्स ये जो वर्टिसेस हैं ये वर्टिसेस किसकी हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल की। आई होप क्वेश्चन अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। इसमें बताया गया है आप लोग बताएं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका एक तो सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या है सम ऑफ जीरोज है हमारे पास ये, और ये 1/3 हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो कैसे बनाते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो आप लोगों ने लिखा होगा x² माइनस सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ
ज़ीरोज़ इंटू होता है एक्स और प्लस होता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, तो मैंने पी लिख दिया। देखिए एक्स स्क्वायर रहेगा ऐसे ही, माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ की जगह क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2, वो इसने वहीं से बताया है, इंटू क्या आ जाएगा एक्स, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ कितना है 1/3। अगर आप चाहते हैं कि 1/3 डिनोमिनेटर में ना रहे तो आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस ये बन जाएगा 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू एक्स और प्लस इसको 3 से करेंगे मल्टीप्लाई तो ये रहेगा 1। तो ये हमारे पास रुक गई और क्या होगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये भी हमसे पूछा गया था। तो अब हम बात करते हैं सेक्शन सी के बारे में। ठीक है, सेक्शन सी में हमारे पास 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हमारे पास 3 मार्क्स के हैं। तो देखिए 3 मार्क्स में हमारा क्वेश्चन पहला क्या पूछा गया था 2024 एक्स सीरीज़ में। ठीक है ना, यानी कि 2024 का पेपर है ये और एक्स सीरीज़ हमारा। तो अब देखिए इसमें बताया गया था कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए ऑफ -2, 2 एंड बी ऑफ 2, 8 इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास एक लाइन है, ठीक है ना, एक लाइन सेगमेंट है हमारे पास। तो लाइन सेगमेंट होता है लाइन का एक पार्ट, ठीक है ना, ये एक लाइन सेगमेंट है। तो लाइन सेगमेंट में क्या हो रहा है हमारे पास, देखिए इस लाइन सेगमेंट के हमारे पास पॉइंट्स गिवन हैं, ठीक है ना। तो मैं इसके पॉइंट्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो पॉइंट्स क्या क्या है हमारे पास, एक पॉइंट इसने बताया कि ये वाला पॉइंट जो है, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट, तो ये पॉइंट हमारे पास क्या है, ये है a ऑफ 2, -2, a ऑफ 2, -2। और दूसरा जो पॉइंट है ये वाला लास्ट वाला, ये पॉइंट कौन सा है, b ऑफ 2, 8, b ऑफ 2, 8। ये 2 पॉइंट्स हमारे पास है। और उसके बाद क्या करना है आपको, इस लाइन के 4 इक्वल पार्ट्स करने हैं। तो आप लोग मान सकते हैं सपोज ये हमारा एक हुआ, ये हमारे पास दूसरा पार्ट हुआ और ये हमारे पास तीसरा पार्ट हुआ और ये फोर्थ वाला। ठीक है, अब देखिए इसके कुछ ना कुछ यहाँ पर पॉइंट्स हैं, तो इन पॉइंट्स का नाम मैं देता हूँ। ये सपोज आप लोग मान लें पॉइंट P है, ये पॉइंट हमारा Q है और ये पॉइंट हमारे पास R है। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स हमें बताने हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं इनके कोऑर्डिनेट्स, देखिए कोऑर्डिनेट्स को निकालने के लिए ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हम लोग यानी कि जो हमारे पास सेक्शन फार्मूला है, उस सेक्शन फार्मूला में हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, यानी कि जब हमारे पास एक पॉइंट आ जाता है बीच में, जब वो डिवाइड करता है एक लाइन को, ठीक है ना, तो उसमें हमारे पास रेशो आ जाता है। तो उस रेशो के रेस्पेक्ट में हम लोग पॉइंट्स यहाँ पर निकालेंगे, यानी कि कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे P के भी, Q के भी और R के भी। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, पहले अगर मुझे पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, ठीक है ना, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो पॉइंट P ये वाला है, तो 4 इक्वल पार्ट्स हुए हैं, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, अगर 4 इक्वल पार्ट्स हुए हैं तो यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट होगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने पार्ट्स हो गए, यहाँ से यहाँ तक है हमारे पास 3 पार्ट्स। तो इट मीन्स आप लोग समझ सकते हैं कि जो रेशो आप लोग m1 और m2 लेते थे, ठीक है ना, तो m1 का वैल्यू क्या है हमारे पास, m1 का वैल्यू है 1 और m2 का वैल्यू है हमारे पास 3। ठीक है, उसके बाद x1 x2 ऑलरेडी गिवन है, x1 है हमारे पास 2, x2 है हमारे पास 2, x हमारे पास y1 है -2 और y2 है हमारे पास 8। तो देखिए अब मैं कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालता हूँ, तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। तो P के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे, तो P के कोऑर्डिनेट्स जो हमारे पास होंगे वो हम लोग कैसे निकालेंगे, दैट विल बी m1 x2 यानी कि x वाला कोऑर्डिनेट प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 और दूसरा जो y कोऑर्डिनेट होगा वो क्या रहेगा, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स रहेंगे हमारे। अब देखिए यहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो कोऑर्डिनेट्स आ गए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। m1 का वैल्यू है 1, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर 1 इंटू क्या है x1 कितना है 2, तो x1 का वैल्यू हुआ 2। ठीक है ना, ये हुआ x1, ठीक है, और ये है हमारे पास y1 है ना, ये है हमारे पास x2, ये हो गया y1 और ये हो गया y2। ठीक है, बस यही वैल्यूज़ यहाँ पर लगा देने हैं। उसके बाद क्या है m2 का वैल्यू कितना है 3, तो प्लस में यहाँ पर कर दूंगा 3 इंटू क्या आ जाएगा x1, तो x1 का वैल्यू है -2, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर -2 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 1 + 3 हो गया 4, तो ये आ गया 4 कामा करके। m1 y2 m1, तो m1 का वैल्यू क्या है 1
y2 का वैल्यू कितना है 8, आप लोग देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी लिख दिए, प्लस m2 का वैल्यू कितना है 3 और इंटू क्या आ जाएगा y1 का वैल्यू वह है हमारे पास 2 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा m1 प्लस m2, इट मीन्स 1 प्लस 3 वो आ जाएगा 4। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से ये आ जाएगा 2 1 ज़ा 2 तो और प्लस हमारे पास 3 2 ज़ा 6 तो प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ माइनस आ जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस आ जाएगा 6 तो -6, ठीक है, -6 डिवाइड बाय क्या आ गया 4 कामा यहाँ से 8 1 ज़ा 8 प्लस 3 2 ज़ा 6 डिवाइड बाय 4 तो हमारे पास क्या आ गए कोऑर्डिनेट्स 6 माइनस 2 करेंगे तो -4 -4 बाय 4 आ जाएगा -1, ठीक है। और यहाँ पर 6 प्लस 8 हो गया 14 14 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो वो रहेगा 7/2। तो आ गए हमारे पास कोऑर्डिनेट्स किसके पी के। इसी तरह से सिमिलरली आप लोग निकालेंगे कोऑर्डिनेट्स किसके लिए, कोऑर्डिनेट्स क्यू के लिए, और इसी तरह से कोऑर्डिनेट्स किसके लिए निकालेंगे आर के लिए। देखिए क्यू के कोऑर्डिनेट्स में m1 और m2 का वैल्यू क्या रहेगा, तो यहाँ पर m1 रहेगा हमारे पास, देखिए ये है हमारा क्यू, तो डिवीजन यहाँ से यहाँ तक कितने हैं 2 और यहाँ से यहाँ तक कितने हैं 2, तो इट मीन्स m1 का वैल्यू रहेगा 2 और m2 का वैल्यू भी रहेगा 2। बाकी x1 y1 और x2 y2 वो दोनों वैल्यू सेम रहेंगे। और क्यू वाले में क्या करेंगे आप लोग, देखिए m1 और m2 का वैल्यू क्या रहेगा, तो यहाँ से यहाँ तक देखिए r क्या है, तो r हमारे पास 3 डिविजन्स पर आता है तो ये हो गया 3 और यहाँ से यहाँ तक क्या है b वाला ओनली 1, तो m1 का वैल्यू रहेगा हमारे पास 3 और m2 का वैल्यू रहेगा हमारे पास 1, बाकी सारे वैल्यू सेम हैं। तो इस वाले फार्मूला को अगेन यूज़ करके आप लोग q और r के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन भी अच्छे से आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है और पिछली बार भी पूछा गया था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। इसमें क्या है हमारे पास 28 क्वेश्चन में, तो बताया गया है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल वो सरकमफ्रेंस इज 22। देखिए अब ऑलरेडी आप लोगों को पता है ना कि अगर हमारे पास एक सर्कल होगा तो ये मैं मान ले एक सर्कल है हमारे पास, ठीक है, ये एक सर्कल है। इस सर्कल में क्या है, हमें क्वाड्रेंट्स ड्रा करने हैं। तो क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, क्वाड्रेंट का मतलब होता है फोर्थ पार्ट, यानी कि अगर मैं लाइन एक ड्रा कर दूं, ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, इस किसी भी एक पार्ट का आप लोगों को क्या बताना है, आप लोगों को यहाँ से एरिया बताना है। सपोज इसका एरिया बताएंगे तो कैसे निकलेगा, हम लोग एरिया ऑफ सर्कल को डिवाइड कर देंगे 4 पार्ट्स में, तो हमारे पास इस वाले क्वाड्रेंट का एरिया आ जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो हमारे पास गिवन कंडीशन में बताया सरकमफ्रेंस गिवन है, वो कितना है 22 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ ना कि जो हमारे पास सरकमफ्रेंस है, ठीक है, सरकमफ्रेंस जो हमारे पास है वो कितना है, वो है 22 सेंटीमीटर। तो सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है सर्कल के लिए, दैट इज एक्चुअली 2πr, ठीक है, 2πr, वो क्या आ गया 22। अब देखिए 2 यहाँ पर शिफ्ट कर दो राइट साइड में तो क्या आ जाएगा, पाई आर का वैल्यू आ जाएगा 22 डिवाइड बाई 2, वो हो गया 11, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर पाई का वैल्यू कितना है 22 डिवाइड बाई 7 इंटू क्या करेंगे r इज इक्वल टू क्या आ गया 11। अब r का वैल्यू क्या होगा, देखिए 11 अपनी जगह, 7 जाएगा मल्टीप्लाई में, 22 जाएगा डिवाइड में, तो ये बन जाएगा 11 1 ज़ा 11 2 ज़ा, ठीक है। तो r का वैल्यू कितना आ गया 7/2 हो गया r का वैल्यू। उसके बाद क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ से लिख देते हैं एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट, ठीक है, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। तो क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल का एरिया क्या होगा, तो पूरे सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर और क्वाड्रेंट का कितना होगा डिवाइड बाई 4 कर देंगे। तो देखिए उसके बाद पाई का वैल्यू लगा दें तो आ जाएगा 22 डिवाइड बाई 7 और आर का वैल्यू ऑलरेडी निकला है, वो कितना है 7/2 होल स्क्वायर। तो मैं लिखूंगा 7/2 इंटू 7/2 हो गया 7/2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 4। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, तो यहाँ से कैंसिलेशन कर दें तो हमारे पास देखिए यहाँ पर 2 1 ज़ा 2 करेंगे, 2 11 ज़ा हो गया 22, ठीक है। ये वाला 7 और ये वाला 7 हो गया कैंसल, ठीक है ना। तो ऊपर रहा हमारे पास कितना 11 इंटू 7 हो गया 77, ठीक है ना। नीचे क्या रहेगा 4 इंटू 2 हो गया हमारे पास 8। तो ये हमारे पास आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। यहाँ अगर आप फर्दर डिवाइड करना चाहते हैं तो 77 डिवाइड बाई 8 करेंगे तो आंसर विल बी 9.625। तो देखिए एरिया के यहाँ पर सर्कमफ्रेंस किस में था, सेंटीमीटर में, तो यहाँ पर यूनिट क्या रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। यहाँ से 28 तो हो गया, 29 क्वेश्चन टोटल हमारे 40 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। तो देखिए इसमें क्या बताया गया है,
Prove that the opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle. अब देखिए, आप लोग एक सर्कल को बना दें तभी ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो आप लोग मान लें ये एक सर्कल है हमारे पास, ठीक है, ये एक सर्कल है हमारा। तो ये मैंने एक सर्कल बना दिया। अब देखिए इस सर्कल में क्या होगा, तो इस सर्कल की अगर हम बात करें तो इस सर्कल में हमें क्या करना है, एक क्वाड्रिलेटरल ड्रा करना है जो इस सर्कल को क्या करे, सर्कमस्क्राइब। सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है कि जो हमारे पास 4 साइड्स हैं, ठीक है ना, ये सर्कल प्रॉपरली हमारे पास इस वाले क्वाड्रिलेटरल में आना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग मान लें ये एक हमारे पास साइड है क्वाड्रिलेटरल का, ये दूसरा साइड है, ठीक है, टच कर रहा है हर एक पॉइंट पर, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, ये दूसरा साइड है। यहां से मैं तीसरा साइड ड्रा कर देता हूं क्वाड्रिलेटरल का, और ये हमारे पास 4th साइड है, ठीक है। तो ये 4 साइड्स मैंने ड्रा कर दिए क्वाड्रिलेटरल के। अब देखिए सर्कमस्क्राइब कर रहा है तो पॉइंट्स पर हर एक सर्कल को 4 पॉइंट्स पर ये टच कर रहा है, यानी कि सर्कल प्रॉपरली इस वाले क्वाड्रिलेटरल में आ रहा है। उसके बाद क्या करना है, हमें दिखाना है कि एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री होंगी। तो कौन सी एंगल सप्लीमेंट्री दिखानी है हमें, आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रा कर दूँ, समझना मेरी बात, ये मैंने एक लाइन ड्रा कर दी डायगोनल, ये दूसरा डायगोनल मैंने ड्रा कर दिया, ठीक है। तो हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कि अगर ये वाला एंगल लेंगे हम लोग, ये वाला, ठीक है, और ये वाला एंगल या कोई भी दो अपोजिट एंगल्स, ये हमें दिखाना है इनका सम कितना आ जाएगा, 180, यानी कि सप्लीमेंट्री आ जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए इसके लिए मैं पहले रेडियसेस को ड्रा कर देता हूँ। रेडियसेस में यहाँ से ड्रा कर देता हूँ सर्कल्स के जिन वाले पॉइंट्स पर टच हो रहा है। तो देखिए ये हमारे पास एक टेंजेंट एक रेडियस होगा, ये हमारे पास रेडियस होगा, ये भी हमारा रेडियस होगा, और ये वाला भी हमारा रेडियस होगा। तो ये सारे रेडियसेस हैं सर्कल में, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग क्वाड्रिलेटरल का कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ। सपोज़ ये पॉइंट है हमारे पास A, ये है हमारा B, ये है C, और ये है हमारा D, ठीक है। उसके बाद देखिए जहाँ पॉइंट्स पर टच कर रहा है इन पॉइंट्स का कुछ ना कुछ नाम देते हैं, P, Q, R और S, ठीक है। और जो सेंटर है हमारे पास इस वाले सर्कल का, वो मैंने मान लिया वो O है, ठीक है ना। तो मैं यहीं पर लिख देता हूँ वो O है। उसके बाद क्या कर देंगे, देखिए इन एंगल्स का कुछ ना कुछ नाम दे दें। सपोज दिस वन इज एंगल 1, ये एंगल है हमारा 2, ये एंगल है हमारा 3, ये एंगल है 4, ये है 5, इसी तरह से 6, 7 और 8, सारे एंगल्स आ गए। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, देखिए अब पहली बात ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि ये वाला ए पॉइंट, यहाँ पर मैं बात करता हूँ ए की, तो ए हमारा क्या है, ए हमारा आउटसाइड पॉइंट है सर्कल का। तो इससे मैंने 2 टेंजेंट्स ड्रा कर दिए, एक तो ए एस, ठीक है, और दूसरा ए पी। तो ये ए एस और ए बी क्या होगा, इक्वल होगा। तो मैं लिख सकता हूँ एज, देखिए एज ए इज एक्सटीरियर पॉइंट, is exterior point, exterior point, ठीक है, in which क्या होगा हमारे पास, in which AS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास AP। क्योंकि हमारे पास ये क्या है, ये है हमारे पास टेंजेंटस, क्या है, टेंजेंटस ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट, ठीक है ना। तो ये इक्वल होते हैं। तो देखिए अगर ये इक्वल हैं, तो अगर मैं ट्रायंगल्स की बात करूं, एक तो हमारे पास है AOS, तो ट्रायंगल जो हमारे पास होगी AOS, ठीक है ना। और दूसरी ट्रायंगल जो हमारे पास है AOP, ट्रायंगल AOP, ठीक है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या होगा, देखिए AP और AS इक्वल, ठीक है, OP और OS इक्वल, क्योंकि ये रेडियस है। तो हमारे पास क्या है, AS इज इक्वल टू AP, और दूसरा मैं लिख सकता हूँ OP इज इक्वल टू OS, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है, रेडियस।
ठीक है ना। और ओ जो हमारे पास है यानी कि ओ ए, ये दोनों में कॉमन है, तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गई, कॉन्ग्रंट, यानी कि ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, तो कॉन्ग्रंट हो गई। तो मैं बता सकता हूँ ट्रायंगल ए ओ एस इज कॉन्ग्रंट टू ट्रायंगल ए ओ पी। तो कॉन्ग्रंट हो गई ना, अगर कॉन्ग्रंट होंगी तो एंगल्स क्या हो जाएंगे हमारे, इक्वल। तो एंगल 2 और एंगल 3 क्या हो जाएगा, इक्वल। तो यहाँ से लिख सकता हूँ एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, हो गया ये। सिमिलरली इन वाली ट्रायंगल्स में क्या हो जाएगा, एंगल 4 और एंगल 5 इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 हो जाएगा। इन दो ट्रायंगल्स में क्या होगा, 6 और 7 इक्वल होगा, तो एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7 होगा। और इन वाली दो में क्या होगा, एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 1 हो जाएगा, एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 1। ठीक है, अब देखिए इन सब को सम कर दें, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रख दें और सम कर दें, तो मैं लिख सकता हूँ ना एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8। ठीक है, तो इन सब को मैंने सम कर दिया, ठीक है ना। तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए सम करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो सारे एंगल्स का मैंने सम कर दिया, तो वो आना चाहिए 360। कितना आ जाएगा, 360। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल हैं, है ना, एंगल 1 और एंगल 2, तो मैं मार्क कर देता हूँ दूसरे वाले कलर से। तो यहाँ से देखिए एंगल 1 हमारा, एंगल 2 3 4 5 6 7 8 और 1, ठीक है, प्लस एंगल 1 आ जाएगा यहाँ पर, इज इक्वल टू 360। तो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों क्या है हमारे पास, इक्वल हैं। तो मैं लिख सकता हूँ ना कि हमारे पास एंगल 1 और एंगल 2 सॉरी हमारे पास एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल हैं। तो 2 और 3 इक्वल है ना, तो इनकी जगह एक ही लिख दें, मैंने लिख दिया एंगल 2। ठीक है, ये हमारे पास इक्वल हैं, तो ये मैंने लिख दिया 2 टाइम्स एंगल 2, प्लस देखिए एंगल 4 और एंगल 5 इक्वल हैं, तो मैं लिख सकता हूँ ना इसकी जगह पर एंगल 5 को 2 बार, तो 2 बार मैंने लिख दिया एंगल 5, प्लस एंगल 6 और एंगल 7 इक्वल है, एंगल 6 और एंगल 7 इक्वल है, तो मैं लिख रहा हूँ 2 टाइम्स एंगल 6 क्योंकि 7 और 6 इक्वल है, प्लस एंगल 1 और 8 इक्वल है, तो मैं लिख देता हूँ 2 टाइम्स एंगल 1 इज इक्वल टू क्या आया, 360। अब देखिए एंगल यहाँ पर 2 टाइम्स हैं, तो 2 मैंने कॉमन लिया, तो क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 और प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू क्या आ गया, 360। 2 को वहाँ शिफ्ट कर दें तो वो बन जाएगा 180, तो बनेगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 किसके इक्वल, 180 के इक्वल। तो देखिए 1 और 2 कौन सा एंगल है, 1 और 2, इट मीन्स एंगल ए ओ डी, तो मैं बता सकता हूँ एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 5 और 6 कौन सा है, तो 5 और 6 देख सकते हैं बी ओ सी, तो लिख सकता हूँ मैं एंगल बी ओ सी। तो यही शो करना था, तो हम लोगों ने शो कर दिया। ये क्या है हमारे पास, सॉरी प्लस में यहाँ पर कर देता हूँ, प्लस हमारे पास क्या होगा, बी ओ सी इज इक्वल टू 180। तो यही शो करना था कि ये क्या है हमारे पास, सप्लीमेंट्री है, तो सप्लीमेंट्री शो हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 30 से पहले 29 का आर पार्ट पूछा गया था। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है, इसमें एक सर्कल है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं ये हमारा एक सर्कल आ गया, ये हमारा एक सर्कल आ गया। ठीक है, ये एक सर्कल है, इस सर्कल में क्या है हमारे पास, एक एक्सटीरियर पॉइंट है हमारा टी, तो आप ऐसे समझ सकते हैं यहाँ पर हमारे पास कोई भी एक एक्सटीरियर पॉइंट है, तो ये हमारा एक्सटीरियर पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सा है हमारे पास, ये है पॉइंट टी। ठीक है, इस वाले एक्सटीरियर पॉइंट से, इस वाले एक्सटीरियर पॉइंट से हम लोग दो टेंजेंट्स ड्रा करते हैं, तो मैंने एक टेंजेंट यहाँ से ड्रा कर लिया यहाँ पर। ठीक है, ये एक टेंजेंट है हमारा और ये दूसरा टेंजेंट है, ठीक है ना, ये दूसरा टेंजेंट है, तो ये दो टेंजेंट्स मैंने ड्रा कर दिए। उसके बाद इसने क्या बताया, तो ये तो दो टेंजेंट्स हो गए हमारे, तो एक टेंजेंट है हमारे पास कौन सा, एक है हमारे पास टी पी, तो ये मैं पी लिख देता हूँ, और दूसरा है हमारे पास टी क्यू, तो दो टेंजेंट्स आ गए। ठीक है ना, ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट टी, एक्सटीरियर पॉइंट टी। उसके बाद ओ जो है वो है सेंटर का, सेंटर सर्कल का। ठीक है ना, उसके बाद हमें क्या बताना है कि जो हमारे पास एंगल पी टी क्यू, पी टी और क्यू है, ठीक है ना, वो है 2 टाइम्स एंगल ओ पी क्यू। तो देखिए हमारे पास कैसे बनेगा, तो अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रा कर दूँ, ये मैंने एक लाइन ड्रा कर दी, तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन जाएगी,
और दूसरा अगर हम लोग यहाँ से ये वाला पॉइंट जाकर ज्वाइन कर दें तो ये पॉइंट हमारे पास क्या है, ये वाला पॉइंट हमारे पास ओ है ना, ओ। तो अब समझें, हमें दिखाना है ये एंगल 2 टाइम्स है किसका, ओ पी क्यू, यानी कि ओ पी और क्यू, तो इस वाले एंगल का 2 टाइम्स है, ठीक है। ये शो करना है, तो कैसे शो करेंगे, देखिए इसके लिए क्या करेंगे हम, ऑलरेडी आप लोगों ने थ्योरम भी पढ़ी है क्लास 9th में कि जो हमारे पास रेडियस है सर्कल का, वो टेंजेंट के साथ क्या बनाता है, 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो जाएगा। तो ऐसे में बता सकता हूँ कि ये वाला एंगल हमारे पास क्या होगा, ये वाला एंगल रहेगा हमारा 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए टी पी और टी क्यू क्या है, हमारे टेंजेंट्स, तो मैं लिख सकता हूँ टी पी एंड टी क्यू हमारे क्या हैं, हमारे टेंजेंट्स है, ठीक है, टेंजेंट्स है। आ गया टेंजेंट्स। उसके बाद अगर टी पी और टी क्यू टेंजेंट्स एक्सटीरियर पॉइंट से ड्रा किए हैं तो ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल। तो टी पी हमारा क्या होना चाहिए, टी क्यू। ऑलरेडी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में भी ये डिस्कस कर लिया। इसका मतलब क्या है कि लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, ठीक है ना, तो ये इक्वल होते हैं। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इनका अपोजिट एंगल भी क्या होगा, इक्वल। तो टीपी के अपोजिट, देखिए टीपी के अपोजिट कौन सा एंगल आता है, ये वाला एंगल क्यू। तो एंगल क्यू मैं कैसे लिख सकता हूँ, टी क्यू और पी, ठीक है ना, टी क्यू और पी। तो मैं लिख सकता हूँ ना एंगल टी क्यू पी इज इक्वल टू होगा किसके, देखिए यहाँ पर हमारे पास टी क्यू के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल पी के इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ से, एंगल टी पी क्यू, एंगल टी पी क्यू के इक्वल होगा, ठीक है, टी पी और क्यू के इक्वल होगा। तो ये दोनों एंगल्स आ गए इक्वल, यानी कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ, ये क्या हो गया, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, वो इक्वल होते हैं। हो गया ये। अब इससे क्या फ़ायदा होगा हमारा, देखिए फ़ायदा है हमारे पास, इसी से हम लोग प्रूफ दिखा सकते हैं। टीपी हमारा देखिए टीपी हमारा परपेंडिकुलर है ओपी पर, ठीक है, परपेंडिकुलर है ओपी पर। तो इट मीन जो एंगल होगा हमारे पास टीपी और ओ, ठीक है, टीपी और ओ वो कितना होगा, वो होगा 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री होगा। तो अब देखिए, अब अगर मैं टी पी ओ की बात करूं, वो 2 एंगल से बना है, तो कौन कौन सा एंगल है, टी पी ओ हमारे पास बना है टी पी क्यू से, टी पी क्यू से, प्लस एंगल दूसरा क्या है, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 90। तो आप लोग देख सकते हैं टी पी ओ है ना, ये किसके इक्वल है, यानी कि इन 2 एंगल्स का सम ओ पी क्यू, और दूसरा हमारे पास क्या है, टी पी और क्यू है ना, इन दोनों का सम। तो इसको रखता हूँ मैं इक्वेशन फर्स्ट, या यहाँ से आप लोग चाहें तो यहाँ से टी पी क्यू का वैल्यू निकालेंगे, एंगल टी पी क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, 90 माइनस एंगल ओ पी क्यू, ठीक है, इसको रखें इक्वेशन फर्स्ट। हो गया फर्स्ट ये। अब देखिए, अब ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं और हमारे पास आंसर आ जाएगा। इन ट्रायंगल कौन सी है हमारे पास, ये वाली टी पी और क्यू, इन ट्रायंगल टी पी और क्यू। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए टी पी क्यू में हमारे पास क्या है कि सम अगर हम लोग इंटीरियर एंगल्स का कर दें, वो किसके इक्वल आ जाएगा, 180। तो आ जाएगा एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी प्लस एंगल क्या है हमारे पास, देखिए एक तो हमारे पास आया टी पी क्यू, ठीक है ना, टी पी क्यू, दूसरा है हमारे पास टी क्यू और पी, तीसरा क्या होगा, पी टी क्यू, एंगल पी टी और क्यू, ठीक है ना, वो क्या आ जाएगा, 180, तीनों एंगल्स का सम। हो गया ये। अब देखिए इन 2 एंगल्स के बदले ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं, है ना, ऑलरेडी दिखा दिया यहाँ पर, ये दोनों एंगल्स क्या है, इक्वल है। तो इनकी जगह एक ही एंगल लिख दें, तो वो आ जाएगा 2 टाइम्स एंगल टी पी क्यू, ठीक है ना, प्लस क्या बन जाएगा, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू क्या आया, 180, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2 टाइम्स क्या आ जाएगा, एंगल टी पी क्यू अभी मैंने निकाला है, तो एंगल टी पी क्यू किसके इक्वल है, 90 माइनस ओ पी क्यू, तो बन जाएगा 90 माइनस एंगल ओ पी क्यू, ठीक है, प्लस क्या आएगा हमारे पास, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू कितना आया, 180, ठीक है। तो यहाँ से अब आप लोग ईजिली कर सकते हैं, देखिए 90 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा 180,
माइनस टू इंटू ये वाला तो बन जाएगा 2 टाइम्स एंगल ओ पी क्यू इज प्लस क्या आएगा एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू क्या आया 180। ठीक है, तो देखिए 180 विल गेट कैंसल। तो लास्ट वाला स्टेप मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या आ जाएगा, देखिए हमारे पास बना माइनस टू टाइम्स एंगल ओ पी क्यू। इसको राइट साइड में शिफ्ट करें तो वो प्लस हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहा एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ओ पी क्यू। तो यही हमें शो करना था। तो आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है देख लेते हैं। इसमें बताया है ई जो है हमारे पास वो एक पॉइंट है ऑन द साइड ए डी प्रोड्यूस्ड ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। एक पैरेललोग्राम है, तो मैं पहले एक पैरेललोग्राम को ड्रा कर देता हूँ। देखिए आप लोग, ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, ये एक पैरेललोग्राम मैंने ड्रा कर दिया। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या हैं कि अपोजिट साइड्स होते हैं इक्वल और पैरेलल। ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम है। इसका कुछ ना कुछ नाम लिख कर दें यहाँ से, तो मैं इनकी नेमिंग कर देता हूँ। सपोज दिस वन इज ए, ये हमारा हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। ठीक है ना, तो इसने बताया है हमारे पास क्या है ई। ई एक पॉइंट है कहाँ पर, जब हम लोग ए डी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ए डी को थोड़ा सा मैं आगे कर देता हूँ, ए डी को थोड़ा सा प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो देखिए ए डी को मैंने थोड़ा सा प्रोड्यूस कर लिया आगे। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद हम लोग ने प्रोड्यूस कर दिया, और यहाँ पर पॉइंट कौन सा है हमारा, यहाँ पर पॉइंट हमारा ई है। तो आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर ई है। ठीक है, उसके बाद क्या बताया इसने, एंड बी इंटरसेक्ट सी डी एट एफ, यानी कि बी और ई को जब हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं, बी और ई को जब हम लोग ज्वाइन करेंगे, तो बी और ई को ज्वाइन कर देते हैं, तो ये इंटरसेक्ट कर रहा है सी डी को किस वाले पॉइंट पर, एफ पर। तो ये समझ सकते हैं ये वाला पॉइंट क्या आ गया हमारा, ये पॉइंट आ गया एफ। उसके बाद आप लोगों को दिखाना क्या है, शो करना है कि ट्रायंगल जो ए बी ई है, ट्रायंगल ए बी और ई, ये वाली ट्रायंगल, ठीक है, इज इक्वल टू है, सिमिलर है सी एफ बी के, यानी कि सी एफ और बी, ये नीचे वाली ट्रायंगल के। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे करेंगे आप लोग। तो इसको प्रूफ करने के लिए आसान है हमारे पास कि एंगल्स दो को इक्वल दिखा दें तो ट्रायंगल्स दो क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। तो इसमें लिख देता हूं मैं इन ट्रायंगल, एक तो लेंगे हम लोग ए बी ई, एंड दूसरी ट्रायंगल हम लोग लेंगे सी एफ और बी। ठीक है, दो ट्रायंगल्स मैंने ले ली, यही जो हमें सिमिलर दिखानी है। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए ये वाला एंगल जो है ना, ए वाला एंगल और एंगल सी, ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल, क्योंकि अपोजिट एंगल्स हैं हमारे पास किसके, पैरेललोग्राम के। तो मैं लिख सकता हूँ ना एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम के क्या होते हैं, इक्वल। तो आप लोग उसमें आगे लिख देना है, ठीक है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है ना, हो गया ये। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद अगर आप लोग देखेंगे ए ई हमारे पास एक लाइन है और बी सी हमारे पास दूसरी लाइन है। मैं बताऊंगा कि ए ई जो है वो पैरेलल है बी सी के, ए ई पैरेलल है बी सी के। तो इट मीन्स हमारे पास ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल। तो इसमें हमारे पास एंगल जो होगा ए ई और बी वो इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल एफ बी और सी के। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है ना, व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, तो एक लाइन उनको इंटरसेक्ट करिए, दैट इज कॉल्ड ए ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल के अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। तो मैं लिख देता हूँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। हो गया ना बस। अब देखिए दो एंगल्स हम लोगों ने दिखा दिए इक्वल, तो देयरफॉर ट्रायंगल जो हमारे पास है, ट्रायंगल जो हमारे पास है ए बी ई, वो सिमिलर होगी ट्रायंगल सी एफ बी के। ठीक है ना, किस वाले क्राइटेरिया से, एंगल सिमिलरिटी से। तो हो गया ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 31 की अब बात करते हैं। ठीक है, 31 की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, इंटरसेक्ट कर रहा है ईच अदर एट डायगोनल्स, इसके इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ वाले पॉइंट पर, साइज दैट, ये वाली कंडीशन गिवन है, हमें शो करना है ए बी सी डी एक ट्रिपीजियम है। तो ट्रिपीजियम कैसे होगा ये, जब हम लोग दिखा देंगे कि अपोजिट साइड्स इसके क्या है, पैरेलल है। तो मैं एक ट्रिपीजियम को यहाँ से ड्रा कर देता हूँ। देखिए ये हमारे पास एक साइड आ गया ट्रिपीजियम का,
और ये वाला मैं कर देता हूँ दूसरा साइड, ठीक है, ये मैंने दूसरा साइड कर दिया। अब उसके बाद क्या होगा, दो साइड्स ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल, और ये आगे नॉन पैरेलल साइड्स, तो ये दोनों आगे नॉन पैरेलल साइड्स। इसके डायगोनल्स हो गया, एक तो ये वाला डायगोनल और दूसरा हो गया ये वाला, ठीक है। अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करना है तो डायगोनल आ जाएगा, डायगोनल आ गए। तो ये बोल रहा है कि डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को किस वाले पॉइंट पर, पॉइंट ओ पर, ठीक है ना, ओ पर। तो इसका नाम कर देते हैं पहले। सपोज दिस वन इज ट्रेपेजियम ए बी सी और डी, हमें शो करना है ये ट्रेपेजियम है, तो इट मीन्स हमें शो करना पड़ेगा ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, तो इसके लिए मैं क्या कर देता हूँ, कंस्ट्रक्शन कर देता हूँ, ओ से ई पर एक लाइन ड्रा कर देता हूँ जो पैरेलल होगा डीसी के, ठीक है। बस इसी से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो इस वाले पॉइंट का नाम मैं कर देता हूँ, दैट इज ई, पॉइंट ई, ठीक है ना। अब देखिए गिवन कंडीशन में क्या है, गिवन में हमारे पास है ए ओ डिवाइडेड बाई बी ओ इज इक्वल टू सी ओ डिवाइडेड बाई डी ओ, हो गया है। तो इस वाली कंडीशन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके ऐसे लिख सकता हूँ ना, ए ओ अपनी जगह, देखिए सी ओ मल्टीप्लाई में है तो इस साइड में जाएगा तो डिवाइड में, बी ओ इस साइड में डिवाइड में था, इस साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई में, डिवाइड बाई डी ओ। तो आप लोग देखेंगे ये सेम कंडीशन हैं, इसको मैं रखता हूँ फर्स्ट। अब देखिए इससे ही ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो अब देखिए, अब अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ, इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, एक तो हमारे पास है बी डी और सी, बी डी और सी ट्रायंगल की बात करूं, ठीक है ना। हमारा ओ ई जो है वो पैरेलल है किसके, डी सी के। तो जब पैरेलल होगा तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या बोलता है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये वाला मैं लिख सकता हूँ बी ओ डिवाइडेड बाई डी ओ, बी ओ डिवाइडेड बाई डी ओ किसके इक्वल होगा, वो होगा हमारे पास बी ई डिवाइड बाई ई सी, बी ई डिवाइडेड बाई ई सी, हो गया ना। अब देखिए ये मैंने दिखा दिया, लेकिन फ्रॉम फर्स्ट मैं बता सकता हूँ ना कि बी ओ डिवाइड बाई डी ओ किसके इक्वल है, ए ओ डिवाइड बाई सी ओ। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ ना ऐसे, ए ओ डिवाइड बाई सी ओ इज इक्वल टू बी ई डिवाइडेड बाई ई सी। तो इससे क्या हुआ, इससे ऑटोमेटिक में हम लोगों ने ये रेशियो दिखा दिया कि ए ओ डिवाइड बाई ओ सी इज इक्वल टू क्या है, बी ई डिवाइड बाई ई सी। तो इट मीन्स ए बी पैरेलल होगा किसके, ओ ई के। तो विच इंप्लाइज क्या होगा, बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बाय कन्वर्स, ठीक है ना, अपोजिट, कन्वर्स ऑफ बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो क्या आ जाएगा, जो हमारा ए बी है वो पैरेलल हो जाएगा ओ ई के। तो देखिए इस वाली कंडीशन में बता रहे हैं हम लोग ओ ई डी सी के पैरेलल है, इसमें बता रहे हैं ओ ई ए बी के पैरेलल में। तो मैं लिख सकता हूँ ना फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, तो हमारे पास DC जो है वो पैरेलल हो जाएगा AB के। तो जब ये DC AB के पैरेलल है तो ABCD क्या है हमारे पास, ट्रेपेजियम। तो विच इंप्लाइज ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या पूछा गया है हमसे। तो क्वेश्चन नंबर 32 में बताया गया है 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज़ इरेशनल, ठीक है ना, 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज़ इरेशनल। तो कैसे दिखाएंगे, देखिए इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं हमारे, कभी स्क्वायर रूट ऑफ 2 पूछा जाता है, कभी स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, ये उससे भी ज़्यादा ईजी है। तो क्या करूँगा मैं यहाँ से बताऊँगा कि हमारे पास लेट जो 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 है ये एक रेशनल नंबर है, क्या है, रेशनल, ठीक है ना। कंट्राडिक्शन से ये प्रूफ करते हैं हम लोग, रेशनल होगा तो विच इंप्लाइज 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 को किस वाले फॉर्म में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में। पी एंड क्यू क्या होने चाहिए, कोप्राइमस, पी एंड क्यू आर कोप्राइमस। तो कोप्राइमस होंगे, कोप्राइमस का मतलब क्या है, HCF 1 होना चाहिए, हो गया ये। इसके बाद देख लें इसमें क्या हो जाएगा, हमारे पास 6 को ट्रांसफर करते हैं राइट साइड में, तो बन जाएगा, देखिए यहाँ से 6 को ट्रांसफर किया तो रहा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू पी डिवाइड बाई क्यू, 6 गया राइट साइड में तो बना -6। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या बन जाएगा, देखिए पी अपनी जगह मल्टीप्लाई कर दें तो क्यू को 6 के साथ तो बन जाएगा 6 क्यू और डिवाइड में क्या आ गया क्यू। अब देखिए हमारे पास पी भी इंटीजर है, क्यू भी इंटीजर है, और हमारे पास देखिए 6 क्यू भी इंटीजर है, 6 क्यू भी क्या है, इंटीजर। इंटीजर में इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इंटीजर आ जाएगा, इंटीजर को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रेशनल आ जाएगा। तो RHS आप लोग समझ सकते हैं, RHS हमारा क्या है, रेशनल नंबर है,
रेशनल है, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड ऑलरेडी, लेफ्ट हैंड साइड की बात करें वो क्या है, इरेशनल, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इरेशनल। तो मैं बता सकता हूं कि LHS RHS के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम लोगों ने बताया था 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या है, रेशनल, वो रेशनल नहीं होगा बल्कि क्या होगा, इरेशनल। हो गया प्रूफ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ से बात कर लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 33 में क्या पूछा गया था हमसे। तो एक AP है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, जिसमें 50 टर्म्स हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं n का वैल्यू है 50, ठीक है। उसके बाद ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, थर्ड टर्म कितना है हमारे पास, 12। तो A3 का वैल्यू है हमारे पास 12, ठीक है। और उसके बाद क्या है, एंड लास्ट टर्म यानी कि 50 वाली टर्म A50 जो है वो कितना है, 106, ठीक है ना। हमें 29 टर्म बतानी है, तो कैसे बताएंगे, काफ़ी इजी। देखिए थर्ड टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, A + 2D इज इक्वल टू 12, और यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, A + 49D इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 106। अब देखिए अब आसान हो गया क्वेश्चन। तो इसको रखते हैं फर्स्ट, इसको रखते हैं सेकेंड, ठीक है ना। सब्ट्रैक्ट करते हैं फर्स्ट को सेकेंड में से, तो क्या आ जाएगा, A और A हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ से क्या रहेगा, 49 में से 2 निकालेंगे तो वो रहेगा 47D, और 106 में से 12 निकालेंगे तो वो रहेगा हमारे पास 94। तो D का वैल्यू क्या रहेगा, 94 डिवाइड बाई 47, वो हो गया 2। D का वैल्यू आ गया 2। अब क्या करेंगे इसके बाद, अब हमें A चाहिए, D तो आ गया, A चाहिए, उसे ही 29 टर्म निकाल सकते हैं। तो A का वैल्यू कितना रहेगा, देखिए A + 2D है हमारे पास 12, A + 2D, D का वैल्यू कितना आया है 2 इज इक्वल टू क्या है 12। तो A का वैल्यू क्या होगा, देखिए A का वैल्यू आएगा 12 माइनस 2 2 हो गया 4। तो A का वैल्यू कितना आ गया 8। तो A का वैल्यू आ गया हमारे पास, D भी है, तो 29 टर्म क्या होगा, तो मैं लिख सकता हूँ ना, A29 क्या होगा हमारे पास, A + 28D, ठीक है। वो आ जाएगा, A का वैल्यू कितना हुआ 2 + 28 इंटू D का वैल्यू लगा दें 8, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 2 + 28 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 28 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, तो आंसर आ रहा है 2 2 4, कितना आ रहा है 2 2 4। तो 2 2 4 को 2 ऐड कर दें तो आ जाएगा 2 2 6। तो हो गया हमारा सोल्यूशन, 29 टर्म हमारी क्या होगी, 2 2 6। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, नहीं 34 से पहले हमारे पास आर पार्ट यहाँ पर पूछा गया था, उस आर पार्ट की बात कर लेते हैं। तो आर पार्ट में क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। सम बताना है किसका, फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 क्या होगा, एक तो 8, फिर 16, फिर हमारे पास 24, फिर सो ऑन, ऐसे ही, ठीक है ना। 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 बताना है। तो देखिए सम अगर निकालना है हमें, सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, तो वो कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसमें हम लोग SN का फॉर्मूला लगा देंगे। तो SN हमारे पास क्या रहेगा, SN हमारे पास होता है n/2 इंटू 2A + n-1 इंटू होता है D, ये वाला फॉर्मूला है। तो इसमें देखिए 15 टर्म्स हमें निकालनी है, तो n का वैल्यू है 15, ठीक है। तो यहाँ पर n का वैल्यू लगा दें 15, डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 2 इंटू 2A, A का वैल्यू क्या है 8, + n-1, तो 15 - 1 हो गया 14, इंटू D का वैल्यू कितना रहेगा 16 - 8 हो गया 8, तो ये आ जाएगा 8, ठीक है। अब देखिए इसके बाद 15 डिवाइड बाई 2 मैंने एज इट इज़ लिखा, इंटू 2 8 होता है 16, प्लस 14 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 14 को 8 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा हमारे पास 112 इन दोनों को ऐड कर दें। तो 15 डिवाइड बाई 2 इंटू 112 हमारे पास प्लस कर देंगे 16, तो कितना रहेगा 128, ठीक है 128 देखिए उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 2 1 2 2 6 होता है 12 और 2 4 होता है हमारे पास 8। तो 64 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 64 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 960। तो 960 इस वाले के क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या बताया गया है, एक कार्ड को हम लोग निकाल रहे हैं, किसमें, डेक ऑफ 52 कार्ड्स, यानी कि हमारे पास 52 कार्ड्स हैं, उसमें हम लोग 8 कार्ड को रैंडमली चूज कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। तो फेस कार्ड हमारे पास टोटल कार्ड्स में कितने होते हैं, देखिए फेस कार्ड हमारे पास कितने होंगे, वो होते हैं हमारे पास 4 4 4 और 4, ठीक है ना। तो इट मीन्स टोटल में हमारे पास कितना रहेगा, हमारे पास फेस कार्ड्स देखिए, एक्चुअल में फेस कार्ड हमारे पास कौन है, किंग है, क्वीन है, एस है और जैक है ना ये। तो फेस कार्ड्स हमारे पास कितने होंगे, फेस कार्ड्स हमारे पास फेस कार्ड्स तो हमारे पास 3 ही होते हैं एक वाले कॉम्बिनेशन में। तो हमारे पास 4 में कितने होंगे, 4 में हमारे पास 12 हो जाएंगे, ठीक है ना।
फेस कार्ड्स हमारे पास एक तो जेक, किंग और क्वीन होता है, ठीक है, एस नहीं होता है, जेक, किंग और क्वीन। तो इट मीन्स हमारे पास 3 कार्ड्स होंगे डायमंड्स में से, 3 होंगे हार्ट्स में से, 3 होंगे क्लब्स में से, 3 होंगे स्पेड्स में से, ठीक है। तो ये वाला, तो उसमें 3 3 3 तो हो गए 12 कार्ड्स। तो 12 डिवाइडेड बाय, हमारे पास टोटल कार्ड्स कितने हैं 52। तो 12 को 52 से डिवाइड करेंगे तो क्या रहेगा 3 डिवाइड बाय 13। तो ये रहेगा पहले पार्ट के लिए आंसर। दूसरे पार्ट के लिए क्या रहेगा, एक स्पेड के बारे में बताना है। तो स्पेड हमारे पास कितने होते हैं, तो स्पेड हमारे पास टोटल 13 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। तो 13 डिवाइड बाई 52 करेंगे तो आंसर विल बी 1/4। तो ये इसका आंसर रहेगा। आई होप आप लोगों को कार्ड्स के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन होगी। अगर नहीं है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, तो मैं आप लोगों को कार्ड्स के बारे में बता दूंगा। तो अब हम लोग सेक्शन डी के बारे में बात कर लेते हैं। सेक्शन डी में हमारे पास जो क्वेश्चंस रहते हैं वो सारे क्वेश्चंस होंगे 4 मार्क्स के, ठीक है। 4 मार्क्स के क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 35, अ ट्रेन ट्रेवल्स द डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर्स एट यूनिफॉर्म स्पीड। यानी कि एक ट्रेन है हमारी जो 480 किलोमीटर्स की डिस्टेंस को कवर कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। इफ़ स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर्स लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। यानी कि अगर हम लोग स्पीड को कम कर देंगे तो जो हमारे पास टाइम है, जो भी लग रहा था टाइम, उसमें 3 घंटे ज़्यादा लग जाएंगे। तो हमें बताना है स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है। देखिए इसके लिए मैं बता देता हूँ कि अगर हमारे पास x है स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट x क्या है हमारे पास, b स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है ना, स्पीड ऑफ ट्रेन। तो अगर x हमारे पास स्पीड ऑफ ट्रेन है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं टाइम कितना लगेगा इस स्पीड के साथ 480 को कवर करने के लिए। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ कि टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर। तो कितना टाइम लगेगा, देखिए आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा फिजिक्स में, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो अगर टाइम निकालना है तो टाइम क्या आ जाएगा, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, है ना। तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 480 और स्पीड कितना है हम लोगों ने मान लिया x। तो टाइम कितना लगेगा 480 डिवाइड बाई x, ठीक है, हो गया यहाँ तक। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन पर आते हैं। तो इसने बताया कि अगर स्पीड हमारी क्या हो जाए 8 माइनस x माइनस 8, यानी कि जो भी था हमारा x था ना, इससे कम हो जाए कितना 8। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इफ स्पीड इज 8 किलोमीटर्स पर आवर लेस, ठीक है ना, 8 किलोमीटर पर आवर लेस, देन हमारे पास जो हमारे पास टाइम लगेगा, टाइम, देन जो हमारा टाइम होगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा, देखिए जो भी टाइम लग रहा था इसमें 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे। तो टाइम लग रहा था 480 डिवाइड बाई x, इसमें 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे जब हमारी स्पीड क्या हो गई, यानी कि x माइनस 8 स्पीड होगी। तो टाइम लग रहा है ये वाला, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग स्पीड निकालना है तो अब इजी वे से निकाल सकते हैं। तो देखिए अगर s को यहाँ ले जाएं तो स्पीड इनटू टाइम आता है डिस्टेंस, है ना। तो अब हम लोग ये वाला फार्मूला लगाएंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिए स्पीड कितना है अब x माइनस 8, तो मैं लिखूंगा x माइनस 8। इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, मल्टीप्लाई कर देते हैं टाइम के साथ। तो टाइम कितना लग रहा है हमारा, तो टाइम लग रहा है हमारे पास, तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ टाइम है 480 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना है 480, समझ में आ गया। यानी कि मैंने स्पीड को मल्टीप्लाई किया टाइम के साथ और क्या आ गया डिस्टेंस। देखिए ये क्या रहेगा x माइनस 8 इंटू में क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए यहाँ पर x को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो वो बनेगा 480 प्लस 3x और x अब डिवाइड में आ गया, इसको ट्रांसफर कर दे राइट हैंड साइड में तो वो बनेगा 480x, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए x को 480 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 480x आ जाएगा, फिर x को 3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3x स्क्वायर आ जाएगा, फिर 8 को 480 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस 3840 आ जाएगा और प्लस इंटू माइनस हो गया, माइनस 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा, तो आ गया 24x, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आया 480x, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है तो दोनों हो गए कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचा, यहाँ से बचा 3x स्क्वायर, ठीक है,
और माइनस में लिख सकता हूँ 24x और माइनस 3840 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। तो ये इक्वेशन बन गई। अब देखिए स्पीड कैसे निकालेंगे, अगर आप लोग चाहें तो क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। मैं निकाल देता हूँ बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन से मैं यहाँ से स्पीड निकाल दूंगा। तो देखिए स्पीड कैसे निकलेगा हमारा। तो अब मैं यहाँ से लिख देता हूँ, हमारे पास क्या आया है 3x²। तो स्प्लिट में मिडिल टर्म को करूँगा। -24x को मैं लिख सकता हूँ ना कि हमारे पास है 40x और 32x। 40x और मैंने क्या कर दिया, देखिए यहाँ पर कितना रहा है हमारे पास, सॉरी 8 को हम लोगों ने इससे मल्टीप्लाई किया और 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया और हमारे पास ये सारी टर्म्स आ गई। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या कर सकते हैं, अब थोड़ा सा इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए सिंप्लीफाई करने से ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा, क्योंकि हर एक जगह पर थ्री हमारा कॉमन फैक्टर है। तो 3 को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या रहेगा, x² माइनस रहेगा हमारा 8, ठीक है, और माइनस रहेगा हमारे पास 1280 इज इक्वल टू 0। यानी कि 3 को x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x², 3 को 8 के साथ तो 24, 3 को 1280 के साथ वो बन जाएगा 3840। तो यहाँ से बता सकते हैं हम लोग x² माइनस 8 माइनस 1280 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 0। ये 8x है, ठीक है, 8x है हमारा। आ गया ना ये। अब देखिए मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दें तो लिख सकते हैं x² माइनस, इसको मैं लिख देता हूँ 40x प्लस 32x। तो 42 और 32 को मल्टीप्लाई करेंगे वो आ जाएगा 1280। 40 में से 32 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो रहेगा -8x प्लस क्या है हमारे पास 1280 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। तो यहाँ से x दोनों में कॉमन है तो x माइनस 40 रहेगा, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास 32 कॉमन है तो x माइनस 40 रहेगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 40 दोनों जगह पर कॉमन फैक्टर है। और दूसरा क्या रहेगा x प्लस 32। तो इट मीन्स या तो x माइनस 40 0 के इक्वल होना चाहिए, तो इट मीन्स x का वैल्यू या तो 40 होना चाहिए या तो x का वैल्यू -32 होना चाहिए। देखिए स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हमारे पास स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होगा 40 किलोमीटर्स पर आवर। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 40 किलोमीटर्स पर आवर हमारे पास क्या होगा स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके आर पार्ट की, जो पूछा गया था आपसे। इसमें वैल्यू बताना था k का, ठीक है, k का वैल्यू बताना था। हमारे पास इक्वेशन ये थी और इसने बताया था इक्वल रूट्स हैं। तो इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब हमारे पास b² माइनस 4ac किसके इक्वल हो 0 के इक्वल। और आप लोग बता सकते हैं b² किसके इक्वल आ जाए 4ac के इक्वल आ जाए, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है kx इंटू x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। आ गया ये। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद यहाँ से देखिए मल्टीप्लाई कर देते हैं kx को x के साथ, तो बनेगा kx² माइनस 2 इंटू kx करेंगे तो बनेगा 2 टाइम्स kx और प्लस क्या रहा 6 इज इक्वल टू 0। हो गया ना ये। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, तो इसने बताया है कि हमारे पास इक्वल रूट्स हैं। तो इक्वल रूट्स के लिए क्या होगा, फॉर इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स में क्या होता है, b² हमारे पास होता है 4ac के इक्वल। b² की जगह क्या आएगा, देखिए -2k, तो -2k लिखा b की जगह और इसका क्या है स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ac। 4a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है हमारे पास k, ठीक है, a होता है कोफिशिएंट ऑफ x² और प्लस क्या इंटू क्या आ जाएगा 6 यानी कि c। अब देखिए -2 का स्क्वायर होता है 4, तो बन जाएगा 4 टाइम्स k² इज इक्वल टू 6 4 हो गया 24k। अब देखिए यहाँ से एक k और k हो जाएगा कैंसल, तो k और k हो जाएगा कैंसल, ठीक है। तो क्या रहा 4k का वैल्यू 24, तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 4, तो k का वैल्यू आ गया 6। तो ये वाला हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए इसमें क्या बताया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसने बताया है एक सॉलिड आयरन पोल है हमारे पास, एक सॉलिड आयरन पोल है हमारे पास, कंसिस्ट्स ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। तो आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, ये हमारे पास एक सिलेंडर वाला शेप का हमारे पास आयरन पोल था, ठीक है, ये वाला। इसके ऊपर हम लोगों ने क्या कर दिया, इसके ऊपर हम लोगों ने दूसरा एक लगा दिया पोल। तो यहाँ से हमारे पास दूसरा पोल है ये वाला, आप समझ सकते हैं, ऊपर लगा दिया इसके, जिसकी हाइट और रेडियस कम है इसके कंपैरिजन में, ठीक है ना। तो देखिए इसकी हाइट कितनी है, इसने बताया है इसकी हाइट है 220 सेंटीमीटर और इसका जो डायमीटर है वो है 24। तो रेडियस क्या होगा, रेडियस होगा हमारे पास
12, ठीक है, तो ये होगा 12 सेंटीमीटर। और इसकी हाइट इसने बताई है 60, तो ये हो गया 60 सेंटीमीटर। और इसका जो रेडियस है वो इसने बताया है 8 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या बताना है, मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 8 ग्राम्स ऑफ मास। देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम है, तो अगर इसका वॉल्यूम हम लोग निकाल देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इट मीन्स हमें क्या निकालना है, टोटल वॉल्यूम, ठीक है। टोटल वॉल्यूम पहले निकालेंगे, उसके बाद हम लोग ग्राम्स में मास निकालेंगे। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ पोल कितना होगा, ठीक है ना, टोटल वॉल्यूम ऑफ पोल, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर। तो मैं लिख देता हूँ वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर। देखिए वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर किसके इक्वल होगा हमारे पास, दैट इज एक्चुअली पाई आर स्क्वायर एच। तो मैं लिखूंगा पाई R1 स्क्वायर H1, ठीक है, क्योंकि अलग अलग हैं इसलिए। दूसरा आएगा पाई R2 स्क्वायर H2, ठीक है ना। तो पाई दोनों में कॉमन है, निकाला कॉमन। उसके बाद R1 का वैल्यू, रेडियस कितना है हमारे पास 12, 12 का स्क्वायर कितना हुआ 44, 144 मल्टीप्लाई बाय एच, हाइट कितनी है 220 सेंटीमीटर, तो मल्टीप्लाई बाय 220 प्लस R2 का वैल्यू कितना है, तो वो है 8, 8 का स्क्वायर होता है 64, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, हाइट से, तो हाइट कितना है 60, तो ये मैंने लिख दिया। इसके बाद क्या आ जाएगा पाई 144 को 220 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, वो बनेगा 31680 प्लस 64 को 60 से मल्टीप्लाई करें वो क्या आ जाएगा 3840, दोनों को प्लस कर दें तो क्या बन जाएगा पाई इंटू, यहाँ पर हमारे पास इनका एडिशन क्या आ जाएगा, दैट विल बी 35520, 35520। तो देखिए इसने बताया पाई का वैल्यू ले लें 3.14, 3.14 को 35520 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 111532.8, ठीक है ना। तो ये आ रहा है हमारे पास। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इस वाले वैल्यू को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल मास आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स। तो मल्टीप्लाई कर दें आप लोग 8 से, तो आंसर क्या रहेगा, दैट विल बी 892262.4 ग्राम्स। तो ये हमारे पास आंसर रहेगा इस वाले क्वेश्चन के लिए। आई होप क्वेश्चन अंडरस्टैंड हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका आर पार्ट देख लेते हैं। तो आर पार्ट में क्या बताया गया था, एक सॉलिड सिलेंडर है हमारे पास जिसकी हाइट है 2.4 सेंटीमीटर और डायमीटर है 1.4 सेंटीमीटर। तो सॉलिड है, ठीक है, आप लोग मान सकते हैं ये एक लकड़ी का पीस है, ठीक है ना, सॉलिड है, बीच में से भरा हुआ है। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद हम लोग इसमें से क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग इसमें से एक कोनोनिकल कैविटी कट कर रहे हैं। इट मीन्स कून शेप का एक यहाँ पर हम लोग पार्ट इसमें कट कर रहे हैं, तो जिसका डायमीटर और हाइट सेम रहेगा। तो इसमें देखें आप लोग, ये मेरा पार्ट मैंने कैंसिल कर दिया, निकाल दिया यहाँ से। इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट हमारा बाहर आ जाएगा। तो ये पूरा पार्ट, ठीक है। अब हमें बताना है कि जो हमारे पास रिमेनिंग सॉलिड रहा इसका एरिया, सरफेस एरिया कितना होगा। तो सरफेस एरिया इसका क्या रहेगा, तो एक तो ये सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस इस कोन का और प्लस ये वाला पार्ट, ठीक है, इसका, तो ये हम लोग ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसके लिए क्या कर देता हूँ यहाँ पर, तो मैं लिख देता हूँ टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, ठीक है, वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस क्या रहेगा हमारे पास एरिया, दूसरा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनोनिकल पार्ट, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनोनिकल पार्ट, और तीसरा क्या रहेगा हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ बेस, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल बेस। तो ये इन सब को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए एरिया ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल होता है हमारे पास, पाई 2 पाई आर एच, ठीक है, प्लस क्या रहेगा हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनोनिकल पार्ट, तो कोन का क्या होता है पाई आर एल, प्लस क्या करेंगे, देखिए बेस किसकी फॉर्म में, सर्कल की फॉर्म में, तो पाई आर स्क्वायर ये वाला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एल है तो एल कैसे निकालते हैं, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ किसका आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये चीज़ें यहाँ से निकालते हैं, सब्स्टिट्यूट वैल्यू कर दें तो आंसर आपके पास आ जाएगा। आई होप
आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। सिर्फ वैल्यूज़ यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने हैं, तो आपका आंसर जो भी है वो कमेंट सेक्शन में बता दें, तो मैं चेक कर लेता हूँ आपका आंसर सही है या गलत है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। 37 में क्या बताया गया है, हमारे पास क्या है, फ्रॉम टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। देखिए एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है हमारे पास, तो यहाँ से मैं बना देता हूँ साथ साथ में, तो आप लोग ऐसे समझ सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, तो ये हमारे पास आ गई। उसके बाद क्या है, उसके बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री। तो आप लोग मान सकते हैं यहाँ पर एक केबल टावर है, इसके साथ जो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन मीन्स ये ऊपर वाला एंगल जो बना रहा है, ठीक है ना, वो कितना है, वो है 60 डिग्री। और उसके बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन फुट के साथ जो बना रहा है, फुट ऑफ द टावर के साथ, वो है 45 डिग्री। तो आप लोग समझ सकते हैं ये हमारे पास रहेगा इसके लिए बेस। ये वाला एंगल है हमारे पास 60 डिग्री और नीचे वाला एंगल है 45 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारे पास डिस्टेंस रहेगी फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। देखिए इसका मैं यहाँ से नेमिंग कर देता हूँ, तो आप लोग मान सकते हैं ये हमारा ए है, ये है बी। तो ये है हमारे पास हमारे पास एक बिल्डिंग है, तो इसकी हाइट कितनी है, 7 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक आप लोग मान सकते हैं ये है 7 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा, ये भी होगा 7 मीटर का, तो ये हो गया 7 मीटर। उसके बाद ए बी, यहाँ पर कुछ नाम दे दें, ये हो गया सी, ये हो गया डी और ये हो गया ई, ठीक है। ये वाला एंगल इसने बता दिया है वो है 60, ये वाला एंगल इसने बताया है वो है हमारा 45। तो इसके बाद क्या बताना है, हमें बतानी है हाइट ऑफ द टावर। तो टावर की हाइट बतानी है, तो इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक अगर पता चल जाएगा, इसको ऐड कर देंगे 7 तो आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए मैं क्या कर दूँ, देखिए अगर मुझे ये वाली हाइट चाहिए तो मुझे ये वाली बेस पता होनी चाहिए। तो बेस में कैसे निकाल सकता हूँ, पहले मैं ये वाली ट्रेंगल कंसिडर कर देता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ इन ट्रेंगल ADC। तो ट्रेंगल ADC में क्या हो जाएगा, देखिए अगर मैं टेन ऑफ 45 डिग्री निकालूं तो क्या टेन क्या होता है, टू प्रेजेंट ब्यूटी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा, देखिए इसका अपोजिट हो गया परपेंडिकुलर, तो 7 है हमारा परपेंडिकुलर। बेस क्या है हमारा, बेस है हमारे पास यहाँ पर A और D, तो AD हमारा बेस आ गया। देखिए 10 45 होता है 1, तो बन जाएगा 7 डिवाइड बाई AD। तो AD का वैल्यू क्या आ जाएगा, AD को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें 1 से, तो हमारे पास रहेगा AD इज इक्वल टू 7 मीटर, ठीक है। तो ये वाला अभी हमारे पास क्या आया, 7 मीटर। उसके बाद देखिए हमारे पास ये चाहिए हमें E और D चाहिए, तो इसमें हम लोग ऊपर वाले ट्रेंगल को कंसिडर करते हैं, इन ट्रेंगल ADE। तो ट्रेंगल AD में क्या निकालेंगे, यही 10 ऑफ 60 डिग्री निकालते हैं, तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास ED और बेस कितना है हमारे पास AD। तो देखिए 1060 होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू, देखिए ED तो एज इट इज निकालना है, AD का वैल्यू 7 है, तो 7 यहाँ पर ले जाएं तो बनेगा 7 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू ED। तो देखिए हाइट ऑफ टावर कितना होगा, हाइट ऑफ टावर वो आ जाएगा हमारे पास एक तो ED और प्लस करेंगे हम लोग कौन सा हमारे पास DC, तो DC और प्लस क्या आ जाएगा ED। तो DC का वैल्यू कितना है हमारे पास 7, DC का वैल्यू आ चुका है हमारे पास, दैट इज 7 गिवन है। और ED का वैल्यू कितना आया, 7 स्क्वायर रूट ऑफ 3। 7 कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये हमारा आंसर रहेगा इस वाले क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, दैट इज क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या पूछा गया है, देखिए इवाल्वेट करना है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है हमारे पास, सिर्फ आप लोगों को इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आना चाहिए, ठीक है। देखिए 5 टाइम्स कॉस स्क्वायर 60, तो कॉस ऑफ 60 कितना होता है 1/2, तो बन जाएगा 1/2, इसका स्क्वायर करना है। प्लस 4 टाइम्स सेक ऑफ 30, सेक 30 कितना होता है 2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3, फिर इसका क्या करेंगे स्क्वायर। माइनस 10 ऑफ 45 तो वो होता है 1, तो आ जाएगा 1 का स्क्वायर। डिवाइड में क्या करना है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 30 यहाँ पर डिवाइड है, ठीक है, एक्चुअल में यहाँ पर डिवाइड है। तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 कितना होता है हमारे पास 1/2, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। प्लस क्या करना है कॉस स्क्वायर 30, तो 30 कॉस कितना होता है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब देखिए बस ये वैल्यूज़ यहाँ पर निकालते हैं, तो बनेगा 5 इंटू ये कितना रहेगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 1/4 प्लस क्या रहेगा 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर रूट हो गया कैंसिल, माइनस क्या रहेगा 1, और डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4 प्लस स्क्वायर रूट हो जाएगा 3 का कैंसिल, तो वो रहेगा 3 डिवाइड बाई 2 2 ज़ा 4।
अब देखिए यहाँ से अगर एलसीएम निकालेंगे तो 4 एलसीएम निकलेगा, ऊपर आ जाएगा 1 + 3, तो वो भी हो गया 4, 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, तो इट मीन्स डिनोमिनेटर लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 × 1 = 5 डिवाइड बाई 4, प्लस 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा 16 डिवाइड बाई 3 -1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए 5 डिवाइड बाई 4 प्लस यहाँ पर 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें और 16 में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो 3 1 हो गया 3, 16 - 3 कितना रहेगा 13, 13 डिवाइड बाई 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 5 3 = 15 प्लस 4 को 13 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा, दैट विल बी 52, और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 4 3 = 12, तो 52 को 15 ऐड कर दें तो 67 डिवाइड बाई 12, तो ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर, ये इसका आर पार्ट पूछा गया था, साइन ऑफ थीटा -2 साइन क्यूब थीटा। देखिए इसमें क्या करेंगे, साइन थीटा को कॉमन ले लें तो क्या रहेगा हमारे पास 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, न्यूमिनेटर में मैंने साइन लिया, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में क्या लूँगा कॉस, तो हमारे पास कॉस ऑफ थीटा कॉमन लेंगे तो साइन बाय कॉस 10, तो ये आंसर दिखाना है हमें, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ से रहेगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए उसके बाद हमारे पास एक आइडेंटिटी है कॉस ऑफ 2 थीटा, ठीक है, कॉस ऑफ 2 थीटा होता है हमारे पास 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा भी, और इसका फॉर्मूला है 2 टाइम्स कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा -1 भी। ये दोनों फार्मूलास हमारे पास किसके इक्वल होते हैं, कॉस ऑफ 2 थीटा के इक्वल। तो यहाँ पर वही लगाते हैं तो साइन बाय कॉस क्या हो गया हमारा 10, या ऐसे लिखें साइन थीटा, यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉस ऑफ 2 थीटा, और डिवाइड बाय क्या है हमारे पास कॉस ऑफ थीटा, और इसकी जगह भी क्या आएगा कॉस ऑफ 2 थीटा। देखिए दोनों हो जाएंगे कैंसिल, तो यहाँ पर क्या रहा साइन बाय कॉस, वो क्या होता है, वो होता है टेन ऑफ थीटा। तो वो हम लोगों ने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। 39 में क्या पूछा गया है हमसे, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ऑफ ट्रायंगल, ये है ट्रायंगल हमारे पास, ठीक है, ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एट डी एंड ई रेस्पेक्टिवली एंड इज पैरेलल टू बी सी। तो देखिए एक ट्रायंगल है हमारे पास, तो ऐसे समझ सकते हैं एक ट्रायंगल है हमारी, तो ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है हमारी ए बी सी, एक ट्रायंगल है हमारी ए बी सी, तो ये मान लें आप लोग ए बी सी ट्रायंगल है हमारी, ठीक है, ये हमारा ए, ये हमारा बी और ये हमारा सी। तो यहाँ पर एक लाइन है, ठीक है ना, यहाँ पर आप लोग मान सकते हैं ये एक लाइन है हमारी, ठीक है, लाइन, और लाइन कौन सी है हमारे पास, तो लाइन इसने बताया है हमारे पास एक है पॉइंट डी और दूसरा है पॉइंट ई। देखिए इसने क्या बताया कि जो हमारा डी है और ई है पैरेलल किसके है, बी सी के, तो डी इज़ पैरेलल टू बी सी। उसके बाद क्या है कि ए बी और ए सी हमारे पास जो है, ए बी को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, डी पर, और ए सी को इंटरसेक्ट कर रहा है 8 पॉइंट ई पर। हो गया ना ये, तो शो करना है ए डी डिवाइड बाई ए बी, ए डी डिवाइड बाई ए बी इज इक्वल टू दिखाना है ए ई डिवाइड बाई ए सी। तो कैसे दिखाएंगे, देखिए मैं लिख सकता हूँ ना कि अगर यहाँ पर इस वाली ट्रायंगल को कंसीडर करें, देखिए मैं बता देता हूँ, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है ना, तो इसमें ऑलरेडी पता है कि डी ई पैरेलल है किसके, बी सी के, तो अगर डी ई पैरेलल है बी सी के तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से क्या होगा कि हमारे पास जो ये बनेगा, ठीक है ना, डी बी या ऐसे बी डी डिवाइड बाई ए डी, ठीक है ना, तो हम लोग कर सकते हैं बी डी डिवाइडेड बाई डी ए या ए डी इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, देखिए ई सी डिवाइडेड बाई ए ई सी डिवाइडेड बाई ए ई, ठीक है, दोनों साइड से 1 ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, बी डी डिवाइड बाई ए डी प्लस 1 इज इक्वल टू ई सी डिवाइडेड बाई ए ई प्लस 1। तो अब देखिए इससे हमारा सोल्यूशन आ जाएगा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ए बी, ठीक है ना, तो ए बी कब आएगा, जब मैं इनको ऐड कर दूंगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बी डी, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ए डी इंटू 1 हो गया ए डी, डिवाइड में क्या आ जाएगा ए डी, प्लस क्या है ई सी, ए ई इंटू 1 हो गया ए ई, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा ए ई। तो बस आंसर आ गया हमारा। तो अब आप लोग यहाँ से देख सकते हैं क्या आ जाएगा, देखिए बी डी और ए डी, बी डी और ए डी ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा ए बी, डिवाइड में क्या है हमारे पास ए डी, इज इक्वल टू ई सी और ए ई को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, वो बनेगा ए सी, सॉरी ई सी और ए ई को ऐड करेंगे तो ए सी, डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारे पास ऑलरेडी है ए ई, ठीक है, रेसिप्रोकल ले लें दोनों साइड्स का तो क्या आ जाएगा, वो बनेगा ए डी डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई, सॉरी ये क्या है ऊपर वाला हमारे पास ए सी, ठीक है, और नीचे है ए ई,
तो ये बनेगा ए ई डिवाइडेड बाई ए सी, ए ई डिवाइडेड बाई ए सी, ठीक है। तो यही हमें शो करना था। तो आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन भी अंडरस्टैंड हुआ होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके आर पार्ट की। तो देखिए आर पार्ट में हमसे क्या पूछा गया था, तो इसमें बताया था इसने एक वर्टिकल पोल है जिसकी लेंथ जो है वो है 6 मीटर और शेडो जो कास्ट करता है वो है 4 मीटर की। तो आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं, ये मान लें आप लोग एक वर्टिकल पोल है, ठीक है, एक वर्टिकल पोल है और उसके बाद इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है वो है 6 मीटर, कास्ट द शेडो ऑफ 4 मीटर, यानी कि इसकी जो लेंथ है वो है 6 मीटर और शेडो जब गिरेगा तो वो नीचे होगा, तो शेडो कास्ट जो करेगा ये यहाँ से यहाँ मान सकते हैं आप, इसकी जो लेंथ होगी फुट से तो वो कितना है इसने बताया वो है 4 मीटर। तो वो आप लोग लिख सकते हैं ये है हमारे पास 4 मीटर हो गया ये। दूसरा इसने बताया है ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम में हमारे पास क्या है, एक टावर है, अ टावर कास्ट द शेडो 28 मीटर लॉन्ग। तो एक टावर है 28 मीटर है, तो इट मीन्स टावर हमारा काफ़ी लंबा होगा। तो ये मैं मान लेता हूँ ये हमारा टावर है, ठीक है। और जो ये शेडो कास्ट कर रहा है, शेडो जो कास्ट कर रहा है वो शेडो कितनी है हमारे पास, वो शेडो है हमारे पास 28 मीटर लॉन्ग। तो ये मान सकते हैं ये 28 मीटर है, ठीक है, ये 28 मीटर लॉन्ग है। और उसके बाद हमें हाइट ऑफ टावर बताना है, तो इट मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बताना है हाइट ऑफ टावर, ठीक है। तो ये मैंने मान लिया h है। तो अब देखिए इसके बाद क्या होगा, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास जो ट्रेंगल है यहाँ पर नेमिंग में कर देता हूँ। सपोज़ ये है हमारे पास A B और C, ठीक है ना, और ये मैंने मान लिया P Q और R, ठीक है। तो जो हमारी ट्रायंगल है मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, पहले दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखा देंगे और फिर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज़ करेंगे तो ये आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। तो देखिए एंगल B इज इक्वल टू है एंगल Q, क्योंकि दोनों क्या है 90 ईच, है ना। उसके बाद दूसरी बात यहाँ पर जो एंगल बनेगा, ठीक है, और यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। क्या होंगे, एंगल इक्वल, क्योंकि ये सेम टाइम पर शेडो कास्ट कर रहे हैं। तो एंगल A और एंगल P दोनों इक्वल होगा। तो ट्रायंगल हमारे पास जो ABC है वो सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल PQR के। तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो जाता है, इक्वल। तो इट मीन्स हम लोग कर सकते हैं AB डिवाइड बाई PQ इज इक्वल टू होगा किसके, हमारे पास BC डिवाइडेड बाई QR के, डिवाइड बाई QR। अब वैल्यूज दे दें, AB का वैल्यू 6 डिवाइड बाई PQ का वैल्यू निकालना है तो H इज इक्वल टू BC का वैल्यू कितना है तो वो है 4 डिवाइडेड बाई QR का वैल्यू कितना है 28। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, 28 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो बन जाएगा 28 इंटू 6 इज इक्वल टू 4 को H के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4H। तो यहाँ पर 4 को डिवाइड में ले जाएं तो क्या आ जाएगा, वो बनेगा 28 इंटू 6 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू H, ठीक है। 4 1 सा 4 कर दें यहाँ पर तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 5 सा 20, 4 6 सा 7 सा हो गया 28, तो 6 7 सा कितना हो गया 42। तो इट मीन्स हाइट ऑफ टावर कितना होगा 42 मीटर। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इस वाले क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन की। तो ये क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स से लिया गया है, जो आपका यूनिट है। तो इसमें बताया गया है इफ़ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज़ 28.5। तो मीडियन गिवन है 28.5, आप लोगों को एक्स और वाई का वैल्यू बताना है। तो एक्स और वाई का वैल्यू कैसे बताएंगे, देखिए जब भी मीडियन आ जाएगा तो आप लोगों को एक कंसेप्ट तो ऑलरेडी याद होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, दैट्स कॉल्ड एज क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से मैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल देता हूँ, ठीक है, CF क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। पहला 5 वैल्यू एज इट इज़ लिखेंगे, दूसरा क्या आ जाएगा 5 + x, तो बन जाएगा 5 + x। तीसरा क्या होगा 5 + x को 20 ऐड करेंगे तो वो बनेगा 25 + x। 25 + x को 15 ऐड करेंगे तो बनेगा 40 + x। 40 + x को क्या करेंगे हम लोग y ऐड करेंगे तो बनेगा 40 + x + y, और फिर ऐड करेंगे 5 तो बनेगा 45 + x + y, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी का ऐड ऑलरेडी बताया गया है, वो कितना है हमारे पास 60। तो आप ऐसे भी बता सकते हैं कि जो हमारा 45 + x + y जो है वो है हमारे पास 60 के इक्वल हो गया ये। उसके बाद मीडियन का फार्मूला लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो मीडियन का फार्मूला क्या है, मीडियन है हमारे पास कि मीडियन निकालना होगा तो वो होता है हमारे पास L + n/2 - CF डिवाइडेड बाई F इंटू H, ठीक है।
अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, एल एल क्या होता है, लोअर लिमिट। तो इसने बताया मीडियन है 28.5, तो 28.5 यहाँ पर क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में इस वाले में आएगा। तो इसके रेस्पेक्ट में जो हमारा क्लास इंटरवल है वो कौन होगा, 20 to 30। तो लोअर लिमिट क्या आएगा, इट मीन्स एल का वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगा वो होगा 20, ठीक है। उसके बाद दूसरा वैल्यू क्या है हमारे पास, n/2। तो 60/2 करेंगे तो वो आ जाएगा 30। n/2 कितना आ जाएगा, 30। माइनस सी एफ होता है इसके पहले वाला फ्रीक्वेंसी, वो कितना है 5 + x। तो सी एफ का वैल्यू आ जाएगा 5 + x, ठीक है। डिवाइड बाई एफ, तो एफ तो ऑलरेडी है हमारे पास, ठीक है ना। और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इंटू एच, क्लास साइज कितना है 10, तो एच का वैल्यू हो गया 10। ये सारे वैल्यूज़ लगा दें और आपके पास आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोगों को पूरी क्लास अंडरस्टैंड हुई होगी। बहुत ज़्यादा मेहनत लगी इस वाले वीडियो को बनाने में, क्योंकि ये नियर अबाउट 2 आवर्स का वीडियो रहा। लेकिन जो भी बच्चा हमारा ये वाला वीडियो देख रहा है, तो एक बात याद रखना कि अगर आपको ये अच्छे से पेपर समझ में आ गया तो आप फेल तो नहीं हो सकते। ये तो कंफर्म बात है कि आप एग्ज़ाम में फेल नहीं हो सकते। तो मैं भी इंशाल्लाह दुआ करता हूँ कि आप सारे पास हो जाएं और अच्छे मार्क्स लाएं, ठीक है। आप 100 में से 100 स्कोर करें, ताकि हमारी जो मैथ्स की क्लास है वो हम लोग 11th में भी उसके बारे में बात करेंगे और उसके बाद 12th के बारे में भी बात करेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि और वाली वीडियोस को आप लोग देख पाएँ। और इसी तरह से जो हमारा वाई सीरीज़ है फिर मैं उसको अपलोड कर दूंगा, और उसका जेड सीरीज़ जो है वो भी अपलोड कर दूंगा विथ सोल्यूशन के साथ। थैंक यू।